एवरीवन इज आफ्टर फेम, सबको फेम चाहिए। मुझे लगता है कि आप जब बहुत अच्छा कर रहे होते हो, करते करते फेम अपने आप अटैच हो जाता है, बट अपन एकदम भूखे बैठे हैं कि नहीं कुछ भी कर लो भाई फेम चाहिए हमको। दैट डजंट गो दैट वे। क्या रियलिटी शोज एक्चुअल होते हैं जैसे वो दिखते हैं या फुल स्क्रिप्टेड होते हैं? बचपन में शायद मैं भी 11-12 साल की थी एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर द वन ऑफ द रियलिटी शोज। यहाँ एमपी से शायद 2-3 मुश्किल से सेलेक्ट किए थे। मैं देखती हूँ कि ऑलरेडी सारा एपिसोड हो चुका होता है, मुझे कॉल ही नहीं आया इवन आफ्टर सेलेक्टिंग मी। अब इस चीज को आप क्या बोलोगे? पर ये डार्क साइड जो है म्यूजिक का, ये लोग उजागर क्यों नहीं करते उसको? पता है उन्हें जो पैसे मिल रहे थे वो भी मिलना बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, जो अगर मैंने बोल भी दिया तो भी क्या, मैं बॉयकॉट हो जाऊंगी। बिना एजेंसी से बात करे अगर कोई भी सिंगर अगर कुछ करता है, क्या उसको इंडस्ट्री से हटा दिया जाता है? एजेंसी एग्रीमेंट साइन कराती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आप डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, आपके बिहाफ पे हम बात करेंगे। कमीशंस होते हैं, अगर आप ये कॉन्सर्ट करते हो या आप इधर जाते हो तो आप इतना कमीशन उस एजेंसी को जाएगा। आप पर्टिकुलर चीजों को नहीं गा सकते। ऐसे क्यों? कोई XYZ लेबल है तो आपको हमारे लेबल का ही गाना होगा, आप दूसरे लेबल का गा नहीं सकते क्योंकि आप बन चुके कॉन्ट्रैक्ट में। गुरु को ढूंढना सबसे बड़ा टास्क है आज के टाइम पे, बिकॉज कई लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट वो तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे, तो क्या आप उनके पास जाना छोड़ दोगे? तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई 3 गलतियां जो आजकल के सिंगर बहुत ज्यादा करते हैं? अलग अलग सिंगर्स अलग अलग गलती करते हैं, बट ब्रॉडली जो मैंने नोटिस किया है, फर्स्ट ये तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर वानी राव, जो कि यूथ की स्पेशली एमपी की एक सिंगर आइकन है। बहुत सारी चीजें आज डिस्कस होने वाली हैं। तो वानी, वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने 90s का म्यूजिक बहुत देखा है क्योंकि मेरा बर्थ 90s में था। 90s का म्यूजिक का पैटर्न्स और आज के म्यूजिक के पैटर्न्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो आपके लिए म्यूजिक क्या है? म्यूजिक इज माई सोल फॉर मी, क्योंकि इसमें मेरा पैशन है, मेरी खुशी है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, मेडिटेशन है एंड व्हाट नॉट। मतलब एक 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 छोटे से शब्द में सब कुछ जो एक इंसान को चाहिए, दैट इज एवरीथिंग फॉर मी। म्यूजिक मेरे लिए लाइक मतलब अ वे टू कनेक्ट विद गॉड, और जो खुशी कह सकते हो, जो पीस का सोर्स है, वो मेरे लिए है म्यूजिक। आज की तारीख में मैं कहूँ, म्यूजिक सबके लिए एक इमोशन है। म्यूजिक से या तो हम अपने आप को बहुत नीचे भी लेके जा सकते हैं, म्यूजिक से हम बहुत ऊपर भी लेके जा सकते हैं। हम म्यूजिक से अपना मूड भी बदल सकते हैं। तो आपके हिसाब से आजकल का जो म्यूजिक चल रहा है, आप उसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो? क्योंकि आज के म्यूजिक में वो डेप्थ नहीं है, वो मीनिंग्स नहीं है। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी गाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बीट्स होती हैं और इसके बाद भी लोग एंजॉय करते हैं। आप क्योंकि क्लासिकल साइड से आए हो और प्लेबैक में भी हो, तो डू यू रियली थिंक कि आजकल का म्यूजिक अच्छा म्यूजिक है? अगर आप कंपेयर करें 90s से, जैसे आपने रेफरेंस दिया, तब डेफिनेटली मेलोडी ज़्यादा थी, म्यूज़िक पे थोड़ा कम फोकस था, बट मेलोडी पे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि आपके वर्डिंग्स, आपके लिरिक्स क्या है, आपकी कंपोजिशन कैसी है, मेलोडी कितनी है, सिंगर्स कितने ज़्यादा काबिल हैं उस गाने को गाने के लिए। बट आज के सिनेरियो में इट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज डेफिनेटली स्टूडियो में रिकॉर्डिंग एंड जो लाइव थिंग है वो थोड़ी कम हुई है, और मेलोडी भी थोड़ी कम हुई है, लिरिक्स काफ़ी थोड़े हल्के हल्के से हो गए हैं। ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह डिसअपेयर हो गए हैं, क्योंकि है, अगर अच्छा बन रहा है तो बुरा भी बन रहा है, तो बुरा बन रहा है तो अच्छा भी बन रहा है। इट्स लाइक बोथ वेज, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बट जैसा आपने सही कहा कि हाँ, थोड़ा सा जो उसका ओवर पावरिंग सा हो गया, जो थोड़ी हल्की चीज़ें हैं वो ज़्यादा निकल के आ रही है, मे बी बिकॉज ऑफ वॉट हम उसे पेश कर रहे हैं ऑडियंस में। अगर 90s में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें नहीं दी जा रही थी ऑडियंस को, तो जो आप दोगे ऑडियंस वो ग्रैस्प करेगी, एज सिंपल एज दैट। बट अभी क्या है कि अच्छा भी जा रहा है तो बुरा भी जा रहा है। अब ऑडियंस के ऊपर है कि वो क्या लेना चाह रही है। अगर खराब चीज़ को भी आप बार बार सर्व करो तो अच्छा लगने लगता है, समवेयर काइंड ऑफ दैट, कि वो चीज़ भी होती है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस पे भी है, एंड ऑल्सो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑडियंस को क्या दे रही है। तो आजकल हमें रॉक म्यूजिक इतना देखने को नहीं मिलता जितना हमें रैप देखने को मिलता है। तो क्या आपको कहीं लगता है कि रैप ने रॉक की पोजीशन खराब कर दी है? नहीं, मैं डेफ़िनेटली नहीं बोलूँगी इस पे।
बिकॉज़ अगर हम देखें तो रॉक म्यूज़िक बहुत टाइम से चला आ रहा है। डेफ़िनेटली इंडिया में थोड़ा लेट आया, बट बाहर बाहर के कंट्रीज़ में वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता था। तो जब रॉक भी आया था तब इट वाज़ न्यू फॉर अस, इंडियंस के लिए बहुत नया था। तो हम जब उसे ले रहे थे तो यार वो भी नया था। जैसे आप रैप की बात कर रहे हो, तब के लिए रैप की जगह रॉक था। अब रॉक ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा है और ऑलरेडी लोग बहुत परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब रैप ऐसी एलिमेंट आ गई है जो पहले नहीं थी, अब ये नया हो गया है। तो इसलिए इसके ऊपर बातें ज़्यादा हो रही है। ऐसे नहीं कि उसने पोज़ीशन ले ली उसकी, इट्स जस्ट कि वो एक हाइलाइटेड है, अभी हाइलाइट हो चुका है बिकॉज़ समथिंग इज़ न्यू। जो रैपर्स पहले नहीं थे, जो परफ़ॉर्म नहीं करते थे, कभी आते नहीं थे, अब उनके अलग से रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, उनके परफ़ॉर्मेंसेज़ हो रहे हैं, जो कभी होते ही नहीं थे। 90s में तो बिल्कुल नहीं होते थे, बिकॉज़ आई बीन मतलब 90s की लेटर चाइल्ड हूँ, तो जो बचपन में गाने सुने, रैप वाज़ नॉट देयर। तो अब जो वो चीज़ नहीं आ रही है, तो अब लोग को मिल रहा है, परफ़ॉर्म करने के लिए भी लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट भी हैं, रैपर्स भी हैं, जो पहले नहीं थे। तो अब जब कुछ नया आ रहा है, तो डेफ़िनेटली वो लाइमलाइट उस टाइम के लिए लेगा। अब इसके बाद जब कुछ नया आएगा, तो वो लाइमलाइट लेगा। सो मुझे मेरे ख़्याल से मुझे ये लगता है। बचपन से अभी तक जितनी भी आपकी जर्नी रही है, क्या आपको लगता है कि अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सोशल मीडिया के कारण? जी, कॉम्पिटिशन पहले भी था, बट अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, मैं ये कहूँगी। ओके। पहले जब मैं जो अगर मैं अपना चाइल्डहुड बोलूँ, तो कॉम्पिटिशन्स के थ्रू सबसे ज़्यादा होता था कि आप कॉम्पिटिशन्स के थ्रू जा रहे हो और उसके बाद आप जीतते हो, आप विनर बनते हो, फिर आपको वहाँ से शोज़ मिलने शुरू होते हैं और आप धीरे-धीरे ग्रो करने लगते हो। आप बट बचपन में भी आज के रियलिटी शो में गए थे ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग? बचपन में नहीं बोलूँगी, बट हाँ, इन 2016 मतलब मैं शायद, हाँ, 2016 में गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2016 में गई थी मैं। और वहाँ पे रियलिटी शो में हम लोग टॉप 60 में आए थे, राइजिंग स्टार्स में, जो कलर्स टीवी पे आता था। तो सोशल मीडिया तब नहीं था, क्योंकि तब कॉम्पिटिशन्स ही सोर्स था अपने आप को अपने टैलेंट को शोकेस करने का। बट आज के टाइम पे हर किसी के पास, बी इट एनी एज ग्रुप, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा एज का कोई इंसान हो, सबके पास अपॉर्च्युनिटी है कि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाए ऑडियंस के सामने, और बहुत ही सिंपल वे है अपना वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पे डालने का। बट देन बैक देन कई लोग ऐसे होते थे जो या तो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट नहीं ले पा रहे, या फैमिली इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप की सोच थी कि यार नहीं, हम इस लाइन में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। बट विथ टाइम वो सोच बदली है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलने लगी है, तो लोग ज़्यादा हुए हैं उस लाइन में खड़े होने के लिए। तब भी लोग थे, अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, बट अब है। तो डेफ़िनेटली कॉम्पिटिशन्स के जो लोग हैं, वो हमें ज़्यादा लगता है कि हाँ है, और है भी, क्योंकि बुरी चीज़ वायरल हो जाए पता ही नहीं चलना, और अच्छी चीज़ रह जाती है किसी कोने में। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि अपॉर्च्युनिटी के साथ ये भी चीज़ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक में आजकल आपका करियर बहुत कुछ आपकी किस्मत पे, आपके लक पे डिपेंडेंट है। क्या ये सही है? मैं ये नहीं बोलूँगी लक पे कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज़ आई डू बिलीव कि लक इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, बट अलोंग विथ हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क और लक का कॉम्बिनेशन से ही आप कुछ कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ लक के बेसिस पे कुछ कर भी लिया, तो वो सिर्फ एक कुछ टाइम पीरियड के लिए है। कुछ टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आओगे और उसके बाद गायब हो जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। बट जब वो हार्ड वर्क के साथ मिक्स होता है, और जब आपकी टाइमिंग बहुत सही होती है, और आप जितना आपका हार्ड वर्क है वो आपको रिज़ल्ट मिलने लगता है, तो वो लॉन्ग लाइफ़ चलती है ओनली इफ यू वर्क हार्ड और आप अपने आप पे काम कर रहे हो। सो मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल एग्ज़िस्ट नहीं करता, करता है, आई डू एग्री, बट हार्ड वर्क के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ। आप इतने टाइम से क्लासिकल में थे, तो फिर क्लासिकल से प्लेबैक में स्विच कैसे हो गया आपका? स्विच नहीं हुआ, मैं बचपन से ही क्लासिकल भी कर रही थी और ठीक है। प्लेबैक में भी कर रही थी, मतलब मैं सारे जॉनर्स को ही, मुझे वर्सेटाइल होना हमेशा से बहुत पसंद था। बचपन में भी जैसे क्लासिकल किया, उसके बाद मैं गाने सुनती थी, इसमें क्या है, इस सिंगर ने क्या काम किया है, दूसरे जॉनर का गाने सुनती थी, भक्ति संगीत हो गया, गज़ल हो गए, बॉलीवुड हो गए, सारे सुनती थी। तो इट वाज़ ऑलवेज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ़ कि मैं हर तरह की चीज़ें सुन रही थी, और मुझे हमेशा से था कि मुझे एक पे स्टिक नहीं होना है, मुझे सब करना है। तो कौन से फेवरेट सिंगर थे उस समय आपके? ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एक सिंगर की बात जो है वो दूसरे सिंगर में नहीं है, जो दूसरे सिंगर की बात है वो किसी और में नहीं। तो हर एक का जो एलिमेंट है, ऐसे करके मेरे बहुत सारे सिंगर्स हैं, अगर फेवरेट कहूँ, अगर पुराने में भी हैं, या जो हमारे जो 20s में भी जो थे वो अलग हो गए, जो अभी के हैं वो अलग है, तो बहुत सारे लोग हैं। अभी भी आप कुछ सीख रहे हो? म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है कि आप लाइफ लॉन्ग सीखते रहोगे, ख़त्म ही नहीं होता। इट्स अ वास्ट ओशियन, तो चलता ही रहता है वो तो। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, और आशा करती हूँ कि मैं और भी सीखूँ और भी करती जाऊँ।
जितना जहाँ से जो नॉलेज मिल रहा है, आई एम रेडी टू गेन। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं भी एक दिन सोनू निगम जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो यही बता रहे थे कि मैं आज भी कुछ सीख रहा हूँ, आज से 10 साल पहले भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा था बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। हमेशा किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। बिल्कुल, 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 वेरी ट्रू। मतलब ये इतना बड़ा ओशियन है, आप कितने भी जन्म ले लो, आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। मतलब इतना ज़्यादा है इसमें सीखने को और करने को। आप जितना सीखते हो उसके बाद लगता है कि अच्छा हमने इतना ही किया क्या? अरे बाप रे! और भी बहुत कुछ है, भई उसको भी कवर करना है। तो इट्स लाइक कि वो मल्टीप्लाई होता है, ख़त्म ही नहीं होता है। सो अगर जो बोलता भी है कि हमने सीख लिया, तो मैं सोचती हूँ कि आपने मतलब जो सीखा हुआ है उसके मुँह से तो कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि वो जानता है कि वो कितना वास्ट है और उसे पता है कि वो अभी कहाँ है, उस छोटे से ड्रॉप में है, जो पूरा कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसी कभी सिचुएशन बनी जहाँ आपको लगा कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे से तो बड़े-बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं? जी, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल, क्योंकि आप जब भी एक नए आर्टिस्ट से मिलते हो, आप उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है। जो मुझ में बात है वो उनमें नहीं है, जो उनमें है वो मुझ में नहीं है। तो इट्स लाइक कि एक कंटीन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है एक सीखने का, और हमसे कुछ लोग सीख रहे हैं वो हमें भी नहीं पता होता है। वो हुँ। जब हमसे बात करते हैं, मतलब आपने ये चीज़ की, आपने वो किया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने भी ट्राई किया। तो वो हमें नहीं पता होता है, बट वी फील द सेम फॉर देम, और वो भी कहीं न कहीं हमारे लिए ऐसे ही सोच रहे होते हैं। मतलब एक, क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव है म्यूज़िक और बहुत ही आर्टिस्टिक है, क्रिएटिविटी लेवल अलग है सबकी। जो एक लाइन को उस वे में गा रहा है, वो दूसरा बंदा उसी लाइन को कुछ और अंदाज में गा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी लगा के और अपने इमोशंस डाल के। तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही अपना तरीका है लोगों का लेने का। तो सीखना सिखाना चलता रहता है, तो आप ऑनगोइंग इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोसेस। प्ले करते हो? जी, जी, मैं इंस्ट्रूमेंट्स में तबला भी बजाती हूँ। अरे वाह! बहुत वेल वर्स्ड नहीं, बट आई डू प्ले, और गिटार भी, और हाँ, कीबोर्ड भी थोड़ा बहुत। तो अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ म्यूजिक में करते रहो। आई आई लव दैट। तो ये जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने सीखे, ये रिक्वायरमेंट थी या शौक से सीखे? रिक्वायरमेंट मैं बोलूँगी बड़े होने के बाद लगी, बिकॉज़ छोटे में तो ऑलरेडी मुझे बहुत इंटरेस्ट था, हमेशा से इंटरेस्ट था, मतलब म्यूज़िक की कुछ भी चीज़ दे दो। चाहे सितार भी मुझे बहुत पसंद है, अगर मेरा बस चलता तो मैं सितार भी सीखने लग जाती, बट वोकल्स ऑलरेडी इतना वाइड मतलब ये सब्जेक्ट है कि आप उसे करते-करते ही आपका समय निकल जाता है। तो बचपन से ही वो शौक था। अगर आप कहो कि रिक्वायरमेंट की, तो जब सोशल मीडिया पे मैंने अपलोड करना शुरू किया, तो वहाँ पे वीडियोज़ ऐसे थे कि कुछ गानों के आप कैरियोपिक के भी गा लेते हो, कुछ लाइव गा लेते हो, कुछ कॉन्सर्ट्स के डाल लिए। बट कभी ऐसा भी आता है कि जब तीनों ही ऑप्शन नहीं तो क्या? हुँ, यू हुँ, शुड हैव हुँ। समथिंग जिसके साथ आप प्ले करके आप गा सको। तो कहीं न कहीं भैया को मैं देखती थी, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, 10-12 इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, तो उनसे भी मुझे इंटरेस्ट आने लगा, पापा से भी इंटरेस्ट आने लगा। तो कहीं न कहीं उनको देखते-देखते थोड़े बहुत कॉर्ड्स-वॉर्ड्स बजाना शुरू किए, एंड आई थॉट कि उसके साथ भी अपलोड करते हैं, एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स कि गिटार के साथ प्ले करना, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट के साथ आप जो गा रहे हो, उसका एक फ़ील अलग हो जाता है। अगर मैं एक ही गाना गिटार के साथ गाऊँ, वो अलग सुनाई देगा। ट्रू, कीबोर्ड के साथ अगर मैं गाऊँ, अलग फ़ील बिल्कुल आएगा अलग उसका। फ़ील आएगा। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट, कभी पियानो के साथ हो गया, कभी गिटार। तो रिक्वायरमेंट लेटर स्टेज पे आई, बट जो कह सकते हो आप इंटरेस्ट, वो पहले से ही था। मैंने आपके देखा कि आप कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं आपके, हुँ, हुँ। हॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं, क्लासिकल भी आपने रिकॉर्ड करके डाल के रखे हुए हैं। तो आप सबसे ज़्यादा कौन-सा एन्जॉय करते हो? मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ़ क्लासिकल गाऊँ, एकदम ज़ोर से, बिल्कुल एकदम घुस जाऊँ उसमें। बट एट द सेम टाइम फिर मुझे कुछ अच्छा-सा गज़ल मिल जाता है, यार ये गज़ल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई नीड टू सिंग दैट। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन माय मूड। फिर कभी-कभी लगता है कि बॉलीवुड, यार ये मुझे बहुत पसंद आया, ये मैं गाने वाली हूँ, इसको मैं प्रिपेयर करूँगी, कॉन्सर्ट में गाऊँगी। तो इट इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन माय मूड कि मुझे क्या है, क्योंकि अच्छे सब लगते हैं इसलिए कर सब रही हूँ, नहीं तो मैं शायद 1 ही या 2 जॉनर ही पकड़ के चल रही होती, बट सब में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए सबको लेके चल रही हूँ तो। जितना मेरी नॉलेज है, मैंने देखा है कि सिंगर्स बहुत इमोशनल होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो गाना खुद भी प्ले करते-करते, गाते-गाते भी या तो उनकी ऑडियंस को या उनको भी रोना आ जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी, बहुत बार हुआ है, बिल्कुल। ऐसा कई बार हुआ है कि जब ऑडियंस है या फ्रेंड्स हैं, वो डायरेक्टली उन्हें इमोशंस में आप जब बहते हो, म्यूज़िक इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रिया है इमोशंस को डिस्प्ले करने का। मुझे लगता है इससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती कि आप म्यूज़िक के थ्रू कुछ इमोशंस पोर्ट्रे कर रहे हो। तो कभी-कभी गाते हुए मेरे साथ भी हुआ है कि गाते-गाते ही आँसू आ गए, फिर बाद में पता चल रहा है कि आँखें ऑलरेडी वेट हो चुकी हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है ये इमोशंस डिस्प्ले करने का। मुझे लगता है कि
हार्टलेस इंसान को भी वो इमोशन से भर देगा, म्यूज़िक में वो ताकत है। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता स्ट्रेट अवे। कुछ ऐसे सिंगर्स भी हैं जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, परफ़ॉर्म करते-करते बैक स्टेज जाके उनको थोड़ा-सा रोना पड़ा, फिर वापस आके उन्होंने आगे की लाइनें गाई हैं। तो मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी कि ये चीज़ एक इतनी कॉमन है, जो भी अच्छे सिंगर्स हैं उनके बीच में, कि बहुत ज़्यादा खुद ही भावुक हो जाते हैं गाना गाते-गाते। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ सिंगर हैं ऐसे जैसे अरिजीत हैं, उनकी आवाज़ में सैडनेस बहुत ज़्यादा दिखती है, नो। अब क्या है बैकग्राउंड उसमें हमें नहीं मालूम। तो ऐसा क्या आपके साथ भी होता है कि आप जिस मूड में हो और जब आप गाना गाने बैठते हो, तो आप भी उस इमोशंस के साथ फ्लो होते चले जाते हो या फिर आपको वो इमोशंस छोड़ के फिर स्टेज पे बैठना पड़ता है? ये अगेन डिपेंड करता है कि उस वक़्त आप किस स्टेज पे हो, ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ़। क्योंकि आप कहीं न कहीं किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, आपकी पर्सनल लाइफ़ तो आपके साथ चल ही रही है ना। आप जैसे कुछ जैसे ये जितने भी शोबिज़ हैं, जैसे आप जिस फ़ील्ड में हो, मैं जिस फ़ील्ड में हूँ, इट्स काइंड ऑफ कि आपकी पर्सनल लाइफ़ में जो भी चल रही है, यू हैव टू पुट ऑन, और आपको वहाँ स्टेज पे अपना बेस्ट देना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीछे क्या चल रहा है। राइट। यू हैव टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और इमोशंस चाहे अंदर से आप कितने भी टूटे हो, कितने भी गुस्सा आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, एक्स वाई जेड इमोशंस, यू हैव टू बी द बेस्ट। आपको अपना परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट देना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हम उस गाने में या उस इमोशंस में इतने ज़्यादा इनग्रोप्ड हो जाते हैं कि हमको वो कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है, एंड दैट्स फाइन। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आ रहे इमोशंस, ठीक है, निकाला, क्योंकि वही तो इमोशंस का जरिया है। और आप जब गाते गाते खुद भी इतने फील में आ चुके होते हो कि बीइंग अ सिंगर, मैं समझती हूँ, जब आप पर्टिकुलरली कोई गाना गाते हो या आप कुछ कनेक्ट कर रहे हो या आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट सिंपली कि आप वो जो कर रहे हो, तो आप खुद इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि अपने आप इमोशंस भी आने लगते हैं। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपके पर्सनल लाइफ में भी क्या चल रहा है, बोथ वेज। तो ऐसा हुआ है कि आपका किसी दिन गाने का बिल्कुल मन नहीं है? स्टेज पे जाके एकदम ही आपका एक कोई दूसरा रूप निकला है जिसमें आप पूरा एन्जॉय करते हुए गा रहे हो और फिर आप स्टेज से निकल के आ रहे हो, फिर आपको लग रहा है यार मैं तो वहीं वापस आ गई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि म्यूज़िशियंस, आपने सही बोला कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। तो आप पूरी तरह उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप स्टोन हार्टेड नहीं बन सकते। कहीं न कहीं इमोशंस पीछे बैकग्राउंड में चल ही रहे होते हैं। तो आपने वो परफ़ॉर्मेंस दिया, बाकी तो आप वापस एक नॉर्मल इंसान ही बन गए। तब वहाँ पर परफ़ॉर्मर थे, बाहर आप वही वाणी राव ही हैं जो आप थे एक्चुअल से हमेशा से। क्योंकि तो सिंगर्स के साथ जो मैंने देखा है जनरली कि उनको अपना हार्ट और ब्रेन दोनों ही यूज़ करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर इमोशंस नहीं लेके आ पाएँगे तो शायद वो उस गाने के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप में वो इमोशंस होने भी चाहिए। आप तब वो दे पाओगे इमोशंस, पोर्ट्रे भी कर पाओगे उस गाने में या जो भी आप परफॉर्मेंस दे रहे हो। अ, आप वही दे पाओगे जो आपके अंदर है। आप प्रॉपर्ली जस्टिस दे पाओगे। अगर मैं एक बहुत ही फन गोइंग इंसान है जिसने कभी दुःख दर्द ही नहीं झेला और उसको मैं बोल दूँ एक इमोशनल सा गाना गा दो अरिजीत सिंह जैसा। बट हाँ, दैट इज़ वेरी रेयर, मैंने बोली गा ही नहीं सकता। बट आपका वो जो एक सोल है, जो एक एसेंस है, वो आप फ़ील जब करते हो किसी चीज़ को, वो अपने आप ही आती है नेचुरली। तो आपको जनरली किस तरह के गाने गाना पसंद आते हैं? बहुत तेज़ स्पीडी गाने या लव सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग्स? किस तरह के गाने आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो? सच बोलूँ तो मुझे मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मैं कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा पेपी सॉन्ग्स भी पसंद आते हैं, तो एट द सेम टाइम मुझे ऐसे गाने पसंद आते हैं जो बिल्कुल मुझे अभी मैं सो ही जाऊँगी बढ़िया, एकदम सुनकर। इतना अच्छा लगता है, मतलब सूदिंग, मतलब जो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो मन कह रहा है या मेरे जो इमोशंस हैं या जो भी कह सकते हैं अंदर की आवाज़ कि मुझे इस टाइप का सुनना है। बाकी नॉट मोर इंटू हार्ड रॉक कह सकती हूँ मैं। वो सेगमेंट मैं उतना रिलेट नहीं कर पाती और मैंने कभी उसमें गई भी नहीं। बाकी जितने सेगमेंट्स हैं हर जॉनर का, वो मुझे बहुत पसंद क्या है। गज़ल पसंद है आपको? बहुत पसंद है। गज़ल्स भी बहुत पसंद है। और इसकी भी एक बात ये है कि इतना इम्प्रोवाइज़ेशन है गज़ल में भी। क्लासिकल में तो इम्प्रोवाइज़ेशन होता ही है बहुत। गज़ल में भी इतना ज़्यादा है कि एक ही गज़ल को 5 लोग, 10 लोग इतने डिफरेंट अंदाज़ में गाते हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छा, इस गज़ल को ऐसे-ऐसे भी गाया जा सकता है। तो हुँ। क्रिएटिविटी लेवल हर इंसान की इतनी अलग होती है, और उसको लेने का, उसको आप किस एसेंस में किस तरीके से उसको ले रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है उस वक़्त, तो इतना अलग कर देता है एक पर्टिकुलर गज़ल ही। 10 अलग वर्जन्स मिलेंगे आपको 10 अलग आर्टिस्ट से। पहले जो कव्वाली हुआ करती थी, अब वो कहीं छुप चुकी है और अब सूफ़ी का जन्म हो चुका है। तो उस कव्वाली की ओरिजिनैलिटी को ख़त्म करके सूफ़ी नाम देना,
क्या जस्टिस है उसके साथ? बिल्कुल जस्टिस नहीं है, बिकॉज़ अगर मैं बोलूँ कि मैं आप बन जाओ और आप मैं डेफ़िनेटली जस्टिस नहीं है, क्योंकि आप एक अलग आइडेंटिटी है, मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ। डेफ़िनेटली सेम गोज़ विद द जॉनर्स एज़ वेल। उसकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल अलग है उससे भी। कहीं न कहीं हाँ, अंदाज़ जो आप बोल सकते हो वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं क्लोज़ आ जाती है, बट दैट डज़न्ट मीन कि वो एक ही हो गए। बट जो आज के आर्टिस्ट कर रहे हैं वो कहीं न कहीं दोनों को मिक्स करते रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी ख़त्म हो गया है, कर रहे हैं, कव्वाली वाले भी कर रहे हैं, बहुत सारे हैं अच्छे-अच्छे। बहुत कमर्शियल लेवल पे नहीं हो रहा, मैं क्या कहूँगी, जितना कि सूफ़ी कमर्शियल लेवल पे हो रहा है, उतना कव्वाली कमर्शियल लेवल पे नहीं हो रहा। बट कहीं न कहीं आर्टिस्ट लोगों ने उसको थोड़ा-सा मर्ज करके परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिया। नॉट फुल्ली कव्वाली तो नॉट फुल्ली सूफ़ी। फुल्ली सूफ़ी करने वाले हैं, बट पूरी तरह कव्वाली प्योरिटी के साथ परफ़ॉर्म करने वाले डेफ़िनिटली थोड़े कम हुए। मेबी शायद उनको वो लाइमलाइट नहीं मिल रहा है, या आर्टिस्ट कम हो गए उसमें जाने वाले, या जो भी है। उसके जो अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं, बट मैंने जितना सुना है, मैं जितना नोटिस कर रही हूँ, इट्स लाइक कि समवेयर उन लोगों ने थोड़ा मर्ज कर दिया है दोनों आर्ट फॉर्म्स को। तो हमको ऐसा लग रहा है कि कव्वाली एक्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा, बट कव्वाली की तरह ही सूफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस कव्वाली अंदाज़ में सूफ़ी कर रहे हैं। राइट। आजकल के जो बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं गिटार सीख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जल्दी से म्यूज़िक आ जाए और उतना टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाहते हैं वो। आप भी ऐसे थे बचपन में? नहीं, बिल्कुल भाग जाते थे? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पापा कहते थे कि मैं जब वो रियाज़ करते थे, मैं तानपुरा के नीचे ही सो जाती थी उनके गोद में। तो वो जो कान में जो हमेशा से चलता था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो एक लाइफ़ का हिस्सा बन गया है, और कभी ऐसा लगा ही नहीं। मैं हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो म्यूज़िक भी एक खाने-पीने साथ में एक एक रिचुअल जैसा ही था कि भई सब कुछ साथ में लाइफ़ चल का रहा है। पार्ट था आपके? लाइफ़ का पार्ट था, और कभी ऐसा लगा नहीं, बिकॉज़ आई वाज़ एन्जॉयिंग दैट। अगर एन्जॉय नहीं कर रही होती, पसंद नहीं होता, तो शायद ये बात अप्लाई होती। बट ऑलरेडी मैं इतनी ज़्यादा फ़ैसिनेटेड थी कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी गाना है, मुझे भी बजाना है इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो ऑलरेडी कहीं न कहीं अंदर था, जो मुझे थोड़े बड़े होने बाद पता चला, बट इट वाज़ देयर बचपन में, जब आप इतना समझ नहीं पाते हो कि आप क्या कर रहे हो। आप तो बचपन से सीख रहे हो, बट अगर कोई बड़ी उम्र में है, तो क्या वो म्यूज़िक सीख सकता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है कि जो बहुत ही लेटर स्टेज पे उनने शुरू किया है, बट ए उनने उन 7, 8, 10 सालों को मल्टीप्लाई इंटू 3 कर दिया। मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि उन्होंने 10 साल को इक्वल टू 30 साल कर दिया। विक जितना वो टाइम दे रहे हैं, जितना वो रियाज़ कर रहे हैं, जितना वो अपना पैशन, अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ लगा रहे हैं। तो मैंने ऐसे कई लोग को देखा है। तो इट्स लाइक कि आपका इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि आपके पास अगर बहुत इंटरेस्ट रहता है, डेफ़िनिटली बहुत जल्दी-जल्दी ग्रैस्प करने लगते हो, और आप ज़्यादा-ज़्यादा करने लगते हो। इंटरेस्ट नहीं है तो हाँ यार, इतना किया, चलो ठीक है, अब रुक गए। बट जब आप भूखे होते हो नॉलेज के, और आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे करना है, इसी में कुछ करना है, देन वो स्पीड अप हो जाता है बहुत ज़्यादा इनटू से। तो कवर अप हो जाते हैं वो साल। मैंने ऐसे कई लोग को देखा है जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया, बट दे आर डूइंग वेरी वेल। मैं सोनू जी का एक वही देख रहा था, प्रोग्राम देख रहा था। तो ही सेड कि म्यूज़िक ज़ीरो से ही शुरू होता है और शून्य पे ही आगे खत्म हो जाता है। उनके लिए म्यूज़िक के 12 सुर से भी ज़्यादा है कुछ, क्योंकि जितने वर्सेटाइल सिंगर वो हैं, किसी भी तरह का गाना दे दो, पुराना गाना, नया गाना। आपको क्या लगता है? क्या सच में इतना वर्सेटाइल है? अगर मैं कहूँ कि डेप्थ इतना ज़्यादा है कि आप जितना जाते जाओगे, आपको लगेगा इसका क्या डेप्थ भी है? मतलब क्या खत्म होने वाला है तो ये? इसका कोई एंड नहीं है? इसका कोई एंड ही नहीं है। इट्स लाइक सो डीप, क्योंकि आप जितना डाइव इन करते जाओगे, जितना आप सीखते जाते हो, आपको लगता है कि बाप रे! इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी है जो ऑलरेडी अनटच्ड है। हमने उनके बारे में सुना ही नहीं, हमने उनको छुआ ही नहीं है। इट्स सो वास्ट। अगर मैं क्लासिकल भी मानूँ, अगर मैं बचपन से मैं क्लासिकल गा रही हूँ, सुन रही हूँ, आज की डेट में भी मुझे लगता है बाप रे! मैंने सिर्फ़ इतना ही किया है क्या? बिकॉज़ आप जब नॉलेज गेन करने लगते हो, तो आपको वो बाउंड्री दिखने लगती है, और इसको तो बाउंड्री नहीं है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। आप लगता है कि आप पास आ गए हो, और आपको लगता है अरे बाप रे! ये और भी आगे है। इट्स सो डीप, एंड इसका मतलब बाउंड्री ही नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एंड नॉट जस्ट बिकॉज़, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपके पास जॉनर्स इतने सारे हैं, मल्टीपल जॉनर्स। हमारे इंडियन आर्ट फॉर्म्स अलग हैं, बट अगर बाहर आप जाओगे, वहाँ पे इतने अलग-अलग आर्ट फॉर्म्स हैं। क्या नहीं है? मतलब अगर आप गिनते-गिनते थक जाओगे। अगर नाम ही गिनते-गिनते थक जा रहे हो, तो करना कितना ज़्यादा होगा, आप सोच सकते हो। तो इट्स लाइक कि
टोटली डिपेंडेंट कि इंसान किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो क्या करना चाहता है, किस जॉनर की तरफ इंक्लाइंड है, कितना रियाज़ कर रहा है, क्या-क्या करना चाह रहा है, कितने टाइम में करना चाहते हैं, हमेशा करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें कहीं न कहीं इन्वॉल्व होती हैं एंड डेफ़िनेटली आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। ज़ीरो से शुरुआत होती है और लगता है कि ज़ीरो पे ही है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि इतना वास्ट है। आजकल आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई 3 गलतियाँ जो आजकल के सिंगर बहुत ज़्यादा करते हैं? सिंगर्स डेफ़िनेटली अगर अलग-अलग सिंगर्स अलग-अलग गलती करते हैं बट ब्रॉडली जो मैंने नोटिस किया है फर्स्ट ये कि सीखते नहीं हैं। उनको लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है और वो खुद कुछ कर सकते हैं। सही मायनों में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको उसका फाउंडेशन, उसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप बिल्डिंग अच्छे से खड़ी कर पाओगे। सेम गोज़ विथ एवरी फील्ड, अगर आप म्यूज़िक में भी बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो अपने फाउंडेशन, अपने बेस को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए। वो स्ट्रॉन्ग कब होगा जब आप प्रॉपर्ली तालीम लेंगे किसी से, आप सीखेंगे एक अच्छे गुरु से और कंसिस्टेंटली अगर आप सीख रहे हो, भले ही आप टोटली डीप क्लासिकल में नहीं जाओ या टोटली डीप जिसमें भी आपको जाना है आप जाओ, बट आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है और उसके लिए आपको एक अच्छे गुरु से प्रॉपर्ली सीखना बहुत ज़रूरी है। अब लोगों को लगता है कि हमको सब आता है और हम सब खुद कर लेंगे, उसमें गलत रियाज़ भी कर रहे हैं, गलत भी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। सेकंड थिंग कि मिमिक कर रहे हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या ट्रेंडी चल रहा है, हम भी वही करते हैं। ये नहीं देख रहे कि आपका आवाज़ कैसा है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते हो और क्या है जो आपका एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपको बाकियों से डिफ़र करता है। तो वो चीज़ जाननी ज़रूरी है कि मैं किस में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ कि मैं स्टैंड आउट कर रही हूँ बाकियों से। आई नीड टू फाइंड माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कि मैं किस में सबसे अच्छा करूँ या ये नहीं देख के कि मेरा दोस्त ये कर रहा है या मैं चलो वही कर लेती हूँ। वहाँ यार इससे भी बहुत फेमस हो रहा है, चलो मैं वो कर लेती हूँ। नहीं, आपको अपने आप को पहचानना ज़रूरी है कि आप सबसे बेस्ट किस में हो और आप सबसे अच्छा किस में कर सकते हो। तीसरा, एवरीवन इज़ आफ्टर फेम, सबको फेम चाहिए। अ, मुझे लगता है कि आप जब बहुत अच्छा कर रहे होते हो, करते-करते फेम अपने आप अटैच हो जाता बाय है, प्रोडक्ट है इसका। बाय प्रोडक्ट है उसका। बट अपन एकदम भूखे बैठे हैं कि नहीं कुछ भी कर लो भाई फेम चाहिए हमको, दैट डज़न्ट गो दैट वे। आपको उस लायक बनना पड़ेगा क्योंकि देखो फेमस तो हर कोई हो जाए, खराब करने वाला भी फेमस हो ही रहा है। राइट। बट हमें उस वे में फेमस नहीं होना है। बट आप तभी अच्छे से फेमस हो पाएगा जब आप अपने आप को उस काबिल बना रहे हो कि लोग अच्छे वे में आपके नाम को लें कि यार ये इंसान फेमस है, इज़ अ नोन पर्सन, बनना ऐसे है। नहीं तो डिफेम वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं कि जो कचड़ा करके फेमस हो रहे हैं। सो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें बहुत आपने बोला कि अच्छा गुरु, बट आपको नहीं लगता कि आजकल उस लेवल की गुरु, उस लेवल की नॉलेज, उस लेवल का एक्सपीरियंस और वैसे गुरु को ढूँढना इज़ बिट टफ? वेरी टफ, वेरी टफ। अगर मैं बोलूँ कि एक गुरु को ढूँढना सबसे बड़ा टास्क है आज के टाइम पे। बिकॉज़ आप गलत चीज़ ऑलरेडी करते आ रहे हो, उसको सही करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आप गुरु के अंडर में सही गलत कर रहे हो, तो वो एंड अप होगा कि आप सही चीज़ ही सीख रहे हो। बट गलत चीज़ को सही करना वो बहुत ही डेवास्टेटिंग हो जाता है। आप उसको अनडू नहीं कर सकते। वो पार्ट ऑफ वो आपके उसमें रह जाता है और आप कितना भी चाहो उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहली बात आपने सही बोला, डिफ़िकल्ट है, क्यों है? क्योंकि हर चीज़ बहुत कमर्शियलाइज़्ड भी हो गई है। राइट। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मॉनेटरी एस्पेक्ट्स या वो गुरु क्या कर पा रहा है आपके लिए, कितना आपको फेम दिला पा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, आपको यहाँ करवा दूंगा। चीज़ें हैं, अगर इसमें जाएं तो ये बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है जो अब हम इसमें जाएंगे। तो मॉनेटरी एस्पेक्ट प्लस सामने वाले उससे सीख रहा है, उसको भी हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। हुँ। इट्स नॉट समथिंग जो आप एकदम 2 मिनट की मैगी बनाई और हो गया। आपको वो कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत गुरु की भी लगेगी और सीखने वाले की भी लगेगी। इट्स बोथ वेज। वो जितना सिखा रहा है आपको वो करना है, रियाज़ करना है, कंसिस्टेंटली करना है और उन पे भरोसा रखना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो जो सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु ढूँढा कि वो गुरु अच्छा हो। ये नहीं कि मतलब आँखें बंद करके कूद ही गए। एनालाइज़ करना सीखना पड़ेगा एक क्योंकि इंसान आजकल को। गुरु भी चाहते हैं कि बिल्कुल, वो भी जल्दी से जल्दी फेमस हो जाएँ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो उनका कहीं न कहीं ये रहता है कि यार मैं ऐसे ही बच्चों को उठाऊँ, जहाँ से हाँ, जहाँ से मेरा फ़ेम बढ़ बिल्कुल, सके। बिल्कुल, बजाए बिल्कुल। ऐसे बच्चे जिनको मैं पॉलिश कर सकूँ और सच में उनको तराश के एक हाँ, अच्छा जो सिंगर बना सकूँ। जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके पास वो आवाज़ है, वो डेडिकेशन, वो इंटरेस्ट है।
बट उनको ना चुन के कैसे, जहाँ से आपने जैसा बोला कि वहाँ से, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ गुरु की नहीं है, और जो सीखने वाला है दोनों साइड से प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे फेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको बहुत अवेयर रहना है, आपको समझना पड़ेगा, मतलब उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस गुरु के पास जाना है और क्या मैं वहाँ से वो सीख रहा हूँ जो मुझे सीखना चाहिए, क्या मैं इससे लेवल अप हो सकता हूँ, क्या मैं ग्रो करूँगा। वो एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, आस-पास देखना पड़ेगा। ये नहीं कि सामने वाला इधर जा रहा है, यहाँ से बहुत लोग निकल रहे हैं, चलो उधर ही कूद जाते हैं। नो, यू हैव टू एनालाइज़, और ये आप खुद ही कर सकते हो, कोई आपके लिए करेगा नहीं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस और एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो गुरु को सिलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया होता है क्या सिंगर्स की लाइन में? सिंगर्स की लाइन में डेफ़िनेटली जैसे आप बोलें कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत लोग आर आफ्टर कौन है सबसे बड़ा फ़ेमस, कौन है सबसे बड़ा नामी-गिरामी लाइक्स इंसान? देखे जाते हैं गूगल एग्ज़ैक्टली, पे उसके। लाइक्स उसके देखे जाते हैं, किसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से देखे जाते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि जो एक्चुअल में बहुत डेप्थ में है, वो इंसान, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट वो तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे। तो क्या आप हुँ, उनके पास जाना छोड़ दोगे? आपको ग्राउंड लेवल पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी, नॉट जस्ट कि जो दिख रहा है आपको, हाइलाइट होता हुआ दिख रहा है, नहीं, वहाँ पे आपको नहीं दिखना, आपको ग्राउंड लेवल पे भी रिसर्च करनी तो पड़ेगी। उन ऐसे गुरु को ढूँढे कैसे आज की तारीख में? डेफ़िनेटली जैसे हम सुनते हैं वाक़ियों को, तो हम डेफ़िनेटली पूछेंगे, अच्छा आप किनसे सीख रहे हो? डेफ़िनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम उनके गुरु को जानते हैं। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब वो अच्छा कर रहा है तो गुरु भी बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट जिनने बेस सीखा है या बेसिक सीखे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनका ज़िक्र ही नहीं करते। वो उन गुरु का नाम लेते जो ऑलरेडी बहुत हाइलाइटेड है, जिनका वो लेटर पार्ट सीख रहे होते हैं। तो वो उनको, जिसने आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, स्टिक्स से और एबीसीडी सिखाया, आप उसका ज़िक्र ही नहीं कर रहे हो। आप कौन से गुरु का नाम ले रहे हो जो ऑलरेडी बहुत हाइलाइटेड है। अब सामने वाले के पास इंप्रेशन क्या जा रहा है, अच्छा इनसे आपने सीखा है। बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपने जो बेसिक सीखा है, जिसके पॉसिबल ही नहीं होता आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीख पाते, उस गुरु की भी उतनी ही वैल्यू है, जो लोग कहीं न कहीं डिनाय कर देते हैं, साइड कर देते हैं। तो उन गुरु को भी, और फिर जब आप जा भी रहे हो गुरु के पास, तो आप समझो क्या अ, मैं सीख पा रहा हूँ प्रॉपर्ली? क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ? जो मैंने कल था, क्या मैं अगले 1-2 महीने बाद क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ? क्योंकि टीचिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, बस ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप कितने अच्छे से सीख पा रहे हो और वो कितने से सिखा पा रहे हैं। नॉट जस्ट कि क्या है, चमकता हुआ चीज़ पे नहीं जाना है, यू हैव टू डू द ग्राउंड रिसर्च। आप देख रहे हो, गुरुओं को सुन रहे हो, उनके स्टूडेंट्स को सुन रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपको एक पूरा एक बाउंड्री बनानी है, आपको पूरा एक अलग-अलग लेवल पे एनालिसिस करना है कि क्या है और क्या नहीं है। एक गुरु के जम सकता है पर दूसरे को नहीं जमेगा, जो भी उनके फैक्टर्स हैं। तो यू नीड टू रियली गिव टाइम टू दैट। आप जब तक टाइम नहीं दोगे और इंटरेस्ट के साथ नहीं ढूँढोगे, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओरिजिनल आवाज़ के साथ आजकल एक नई चीज़ और आ रही है ऑटो ट्यून। ये क्या चीज़ है? ऑटो ट्यून, आपने कई लोग को आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, गाना गाते हैं और नीचे लिखा रहता है ऑटो ट्यून करके। तो बेसिकली लोग के बहुत मिसकंसेप्शंस हैं ऑटो ट्यून को लेकर कि वो बिल्कुल सुरीला बना देगा। डेफिनेटली थोड़ा ट्यून करता है। अगर जो माइनर चीज़ें हैं, हल्के नोट्स ऑफ क्या वो हुए हैं, सुर को सही कर देते हैं? एग्जैक्टली सुर को ठीक करते हैं। अगर थोड़े माइन्यूट ऑन ऑफ हुए हैं तो ऑफ थोड़ा सा हुआ है, उसको ट्यून करेगा। बट अगर आप बेसुरा इंसान को, या जो ऑल बहुत ही टोटल ऑफ में जा रहा है, आप ऑटो ट्यून लगा दोगे ना, आपको पूरा अलग से समझ में आएगा। वो भी ना सुरीले लुक पे ही अप्लाई होगा कहीं ना कहीं हद तक, अगर हम माने जाए, क्योंकि अगर बेसुरे इंसान पे लगा दिया जाए, वो पूरा रोबोटिक सुनाई पड़ेगा और हुँ। आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि ये भाई टोटली खराब सिंगर है। और ऑटो ट्यून को क्या मिसप्लेस कर दे हैं लोग कि भाई ये तो पूरा सुरीला बना देगा। चलो आपको ट्यून में ला देगा, पर वो पूरा रोबोटिक भी बना क्योंकि देगा। बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। एग्ज़ैक्टली। तो वो लोग माइन्यूट चीज़ें, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि वो थोड़े बहुत बेसिक चीज़ों को सही कर सकता है। ये नहीं कि पूरे खराब सिंगर को ही अच्छा सिंगर बना दिया, नो। हुँ। तो आपको वो डेप्थ समझ में, ऑटो ट्यून, अब उसमें भी अगर आप प्रोडक्शन की लाइन में जाओगे तो ऐसा भी है कि बहुत ही खराब सिंगर है, उसमें एक-एक नोट्स आप सही-सही बैठा के आप उसको नोट्स को प्लेस कर रहे हो। वो सेगमेंट ख़ैर बहुत वास्ट हो गया, हम उस पे नहीं वो जाते हैं। एडिटिंग का पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, हुँ। एडिटिंग का पार्ट हो गया। बट मैं सिर्फ़ ऑटो ट्यून की बात कर रही हूँ, जो आप सीधा अप्लाई कर देते हो और वो सिर्फ़ बेसिक ऑन ऑफ चीज़ों पे ही अप्लाई होता है। अगर आप खराब सिंगर पे डालो, वो पूरा रोबोटिक सुनाई पड़ेगा। दैट इज़ लाइक, मतलब बहुत छोटी चीज़ है जो नॉर्मल ऑडियंस नहीं समझ पाती, बट ऐसे ही अप्लाई होता है वो। आजकल एआई का ज़माना है।
और अभी मैं सुन रहा था कि एआई के थ्रू किशोर दा की आवाज़ में गाने हाँ, बनाए हाँ, जा रहे हाँ। हैं। राइट, राइट, राइट। तो आपको क्या लगता है एआई थ्रेट है सिंगर्स के लिए? अम, थ्रेट मैं ये बोलूँगी कि कुछ हद तक बिकॉज़ आपकी आवाज़ मिमिक हो जा रही है। जिस गाने में आपकी आवाज़ चाहिए, जैसी आवाज़ चाहिए वो हो जा रही है। बट ऑल्सो वो खतरा नहीं भी बोलूँगी बिकॉज़ ये इतना क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है इसमें और इतना सब्जेक्टिव है। मेरे दिमाग में जो थॉट्स है और मैं जो कर पा रही हूँ, वो एआई नहीं कर पाएगा। या जो आप जो चाह रहे हो कि मुझे इस वे में चाहिए, वो कुछ हद तक कर देगा। बट आर्टिस्टिक थिंग इज़ समथिंग जो आप बाकी फील्ड्स पे चलो बहुत अच्छे से अप्लाई हो सकता है कई सारे फील्ड्स में, बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट डोमेन। क्या पता आगे जाके वो भी हो जाए। बट जो आर्टिस्ट की जो वैल्यू है, जो उसकी प्रेजेंस है, जो उस वक्त वो डिलीवर कर रहा है अपने परफॉर्मेंस से, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। आप जो महसूस कर सकते हो उनके उस कॉन्सर्ट को सुनते समय लाइव सामने सुन के, उसका अल्टरनेटिव कुछ नहीं हो सकता, ना एआई ना कुछ। आपने बहुत रियलिटी शोज़ भी देखे हैं, एज़ अ जज भी आप गए हो। क्या रियलिटी शोज़ सच में एक्चुअल होते हैं जैसे वो दिखते हैं या स्क्रिप्टेड होते हैं? अ, अगर मैं कहूँ रियलिटी शो की बात तो अम, जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे खुद के साथ भी हुआ है कि मैं बचपन में शायद मे बी 11-12 साल की थी एंड आई वाज सेलेक्टेड फॉर द वन ऑफ द रियलिटी शोज बच्चों की। एंड यहाँ एमपी से शायद 2-3 मुश्किल से सेलेक्ट किए थे। एंड मैं देखती हूँ कि ऑलरेडी सारा एपिसोड हो चुका होता है, मुझे कॉल ही नहीं आया इवन आफ्टर सेलेक्टिंग मी। तो अब इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? आपको प्रॉपर्ली एग्रीमेंट्स दिए हैं, आपको सब कुछ साइन करके गए हैं एंड आपको बुलाया ही नहीं है एट द फाइनल टाइम। हुँ, एंड समवेयर जो मेरे साथ में थे, जो मेरे साथ ही ऑडिशन तब दे रहे थे, उनके साथ क्या हुआ है कि वो नहीं हुए थे एंड दे आर ऑन द टीवी, उनके उनके आ रहे हैं एपिसोड्स। तो कहीं न कहीं वहाँ मुझे पहला धक्का लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मतलब कुछ है, झोल है, घपला है। बाकी बड़े होने के बाद मैं डेफ़िनेटली रियलिटी शो में गई थी। बहुत डेप्थ में नहीं गई थी कि हम लोग टॉप 60 तक ही गए थे। बट जितना मैंने भी देखे हैं रियलिटी शोज़ में, या मैंने 2-3 ऐसे देखे हैं लाइव जहाँ पे आई हैव बीन द ऑडियंस, सामने परफ़ॉर्मेंस हो गया, सब कुछ हो गया, बट जब वो टेलीकास्ट हो रहा है तो इट्स ऑल पोस्ट प्रोडक्शन के बाद वो रिलीज किया गया है प्रॉपरली, जब सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करके, रॉ नहीं था। एनहांस करके। हाँ, रॉ नहीं था, वो एनहांस करके ऑलरेडी टेलीकास्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी जगह मुझे लगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे रियलिटी शोज ऐसी हैं, सब पे मैं दोष नहीं दूंगी, बट हाँ, ऐसे मैंने देखे हैं जो हुए भी हैं। और बाकी हाँ, डेफिनेटली आप भी जानते हो, हम सब जान रहे हैं कि जो वीकर सेक्शन से आते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस मिलता है कि भाई इसके पास खाने को नहीं है, छत नहीं है, थोड़ा ये नहीं इमोशनली है, हम प्ले वो कर नहीं सकते है, हैं। इमोशनली प्ले कर रहे हैं। कई ऐसे लोग को भी मैंने 2 लोगों को देखा जिनका नहीं था ऐसा कुछ, बट मेड अप किए गए स्टोरीज़ ताकि वो उस पे आएँ और वो चले भी। मैं नाम नहीं लूँगी, मैं उनके रियलिटी शो का नाम भी नहीं लूँगी। तो ऐसे हुए हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी पूरी तरह नहीं होते, ये भी नहीं बोलूँगी पूरी तरह होते हैं। चीज़ें चल रही हैं, देखी हैं मैंने, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कभी ऐसा कोई रियलिटी शो हो और मैं उसका कभी हिस्सा भी बनूँ जिसमें ऐसी चीज़ें होती हों। बिकॉज़ फॉर मी टैलेंट के बेसिस पे ही आप चीज़ें करो। रॉ टैलेंट, नथिंग एल्स। ना आपका बैकग्राउंड, ना आपकी फैमिली बैकग्राउंड, ना आपकी फाइनेंशियल लेवल कैसा, नथिंग। आप सिंगिंग रियलिटी शो कर रहे हो, सिर्फ़ सिंगिंग पे फ़ोकस करो। दैट इज़ लाइक व्हाट इज़ फॉर मी, कि आप जो रियलिटी शो कंडक्ट कर रहे हो, जो मेन चीज़ जिसके लिए कर रहे हो, प्लीज़ उसी पे फ़ोकस करें। तो मेजरली रियलिटी शोज़ जो हैं आजकल दे आर मोर फॉर व्यूज़। एग्ज़ैक्टली। कहाँ उनको ज़्यादा अच्छे से व्यूज़ मिल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या यूट्यूब से कुछ हद तक सिंगर्स की जर्नी ईज़ी हो गई है? डेफ़िनेटली बहुत ईज़ी हो गई है। ऑल्सो बिकॉज़ कि आप अपना ओरिजिनल डाल ही रहे हो, बट विथ लक एंड विथ योर हार्ड वर्क एंड उस टाइमिंग के हिसाब से वो चलो वायरल भी हो जाता है एंड लोग को वाइड ऑडियंस तक रीच कर जाता है वो। तो ऐसा कई बार हो रहा है कि बहुत बड़े लेबल्स या मूवीज भी साइन कर ले रही हैं और वो गाना ले रही हैं। और कई बार हमको बाद में पता चल रहा है अच्छा ये तो यूट्यूब आर्टिस्ट है, ये इसी का निकला था। तो लॉन्चिंग डेफिनेटली बहुत हद तक आसान हुई है, बट कहीं ना कहीं वो अगेन हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, तो वो नेगेटिव भी है क्योंकि कई सारे आर्टिस्ट जो किसी ना किसी वजह से टेक्निकली उस तरीके से वीडियोस डाल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं वो पीछे लैग कर जा रहे हैं। अब वो अलग से तो रीच आउट करने हर जगह जा नहीं पाएंगे और ना वो टाइम देंगे। ऑब्वियस सी बात है, इट गोज़ बोथ वेज़।
तो अगर जो नहीं कर पा रहा है वो कहीं न कहीं पीछे रह जा रहा है। तो कहीं न कहीं उस आर्टिस्ट को भी खुद कमर्शियल होना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी। कई कई लोग की इच्छा होती है कि हम बने, कई लोग नहीं चाहते हुए भी बनना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो अब वो चाहेंगे कि यार ये ओरिजिनल गाना, कई ऐसा भी होता है कि उन्होंने खुद कंपोज़ किया हो, बट सामने वाला लेबल बोल रहा है कि नहीं, सिंगर कोई और रहेगा, नाम किसी और का डलेगा एंड आप। अच्छा ऐसा भी होता जी, है? बिल्कुल होता है। ऐसे कई होते हैं कि मैंने अपना सेल कर दिया गाना, मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिल रही है, मैं एक्स वाई ज़ेड आर्टिस्ट को दे देती हूँ। लेबल में के नीचे कंपोज़र, सिंगर किसी और का नाम डाला रहेगा और मुझे पैसा मिल गया, मैं खुश हो के बैठ गई हूँ। ओके। मेरे पास चारा नहीं है बिकॉज़ आई नीड द मनी। अब आर्टिस्ट फाइनेंशियली भी बहुत सफ़र कर रहा होता है बिकॉज़ या तो उसको फ्री में कॉन्सर्ट्स करवा लेते हैं या उसको वो अमाउंट मिलती नहीं है जो उसे मिलनी चाहिए। एक लेवल पे आने के बाद डेफ़िनिटली आर्टिस्ट अर्न करने लगता है, जब वो एक अच्छे ओहदे पे चला जाता है, बहुत अच्छा अमाउंट मिलने लगता है, नो डाउट। बट वो जो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ है, जो आपका स्क्रैच से जो शुरुआत होती है, उसमें यू हैव टू डील विद सो मेनी थिंग्स। और काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं कि यार इतना सारा पैसा तो मिल रहा है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने देते हैं। पर ये डार्क साइड जो है जी। म्यूज़िक का, ये लोग उजागर क्यों नहीं करते उसको? क्योंकि पता है उन्हें कि अगर उन्हें उजागर मिल गया तो उन्हीं का लॉस है 2 वे में। जो पैसे मिल रहे थे वो भी मिलना बंद हो जाएँगे। दूसरी बात, जो अगर मैंने बोल भी दिया तो भी क्या, मैं बॉयकॉट हो जाऊँगी, इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊँगी। तो दोनों में तो नुकसान उन्हीं का हो रहा है। वो तो कुछ टाइम के लिए बदनाम हो जाएँगे, लोग भूल जाएँगे, खत्म हो जाएगी कहानी। बट वो आर्टिस्ट लाइफ लॉन्ग सफ़र करेगा कि भाई ये है, ये चीज़ें निकाल रहा है, इसको ना थोड़ा पीछे ही पुश कर देते हैं। और ये हर इंडस्ट्री की चीज़ है, नॉट जस्ट म्यूज़िक, किसी भी इंडस्ट्री में ले लीजिए। अगर कोई सच का बात रख रहा है, साफ खुल के बोल रहा है, उसको पीछे पुल कर दिया जाता है या तो फेंक दिया जाता है। तो दैट इज़ हाउ इट गोज़। सोशल मीडिया के कारण आपको लगता है कि आजकल के गानों की शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है? जैसे हम देखें बीच में कई बार ऐसे गाने आते हैं एकदम से ट्रेंडिंग होते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। जैसे बीच में एक श्रीलंकन गाना आया था। हुँ, लोगों ने हिंदी में हुँ, बहुत सारे हुँ, डब करा उसको, हुँ, हुँ, बट वो आया और चला गया। हुँ। तो क्या लोगों के बीच ये गाने बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं? उनके मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं लोगों के? लोगों की चॉइसेस बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं? शेल्फ लाइफ उन्हीं गानों की कम होती है अ, जिनमें उतना दम नहीं होता है, या वो जस्ट इन्फैचुएट हो गए उस गाने से और तब तक के लिए बहुत हाइप हुआ, बहुत वायरल हो गया, लोगों ने बहुत कवर्स कर लिए, बहुत गा दिया, रुक गया। बट जो एक्चुअल गाने हैं, जो जेन्युइनली क्रीम कंटेंट है, वो चलता रहेगा। अगर आप अभी भी कुछ गाने उठा लो, या मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगी, तो वो जो 90s में थे, जो 2000 में थे, जो अभी अभी निकले 2019 20 21, वो चल ही रही हैं। वो नहीं गायब होने वाले, वो रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो उसमें वो दम होना चाहिए, वो वेटेज होना चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ कभी कम नहीं होने वाली। बट जो हल्के फुल्के गाने, जो लोग बस वाइब कर चाह रहे हैं और तब तक के लिए कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में, कुछ नया आ गया, एंड ऑल्सो कि वायरल हो गया, जो मैं टेक्निकली बोलूँगी, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कुछ वायरल हो गया तो हाँ, अच्छा ही होगा, भले वो अच्छा हो या ना हो। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट जो एक्चुअल क्रीम कंटेंट है, जो बहुत जेन्युइनली अच्छा है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। वो अगले दो 20 साल बाद, 25 साल बाद भी आपको सुनाई पड़ेगा, आर्टिस्ट गाते हुए आपको सुनाई पड़ेंगे, कॉन्सर्ट्स में सुनाई पड़ेगा, आर्टिस्ट के गाते हुए सुनाई पड़ेगा, रियलिटी शो में दिखाई पड़ेगा, हर जगह आपको दिखाई देगा। वो नहीं जाने वाले, बट जो थोड़े से हल्के हल्के से हैं, वो आएंगे और चले जाएंगे। आजकल की लोगों की जो चॉइसेस होती है, पहले लोग यूट्यूब पे सिंगर्स को फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं और बाद में फिर वो सिंगर्स बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे आते हैं, उनको इन्विटेशंस मिलते हैं। क्या ये सही है? जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे कई आर्टिस्ट हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, जो यूट्यूब में या इंस्टा पे डाले हैं और उसके बाद एजेंसियों ने उनको कॉन्टैक्ट किया है। और जैसे आपने अगर रियलिटी शो की बात करें, मुझे भी सोशल मीडिया के थ्रू ही उनने मुझे अप्रोच किया था। वहाँ पे उनने अप्रोच किया था कि ऐसा कुछ रियलिटी शो हो रहा है, एंड देन वी वेंट। तो वही वाला चीज़ है कि इट्स काइंड ऑफ रिवर्स, क्योंकि अब अपॉर्च्युनिटीज़ इंसान को मिल गई है बहुत ईज़ी वे में सोशल मीडिया के थ्रू। और अगर सोशल मीडिया अच्छा चल जाता है एंड लोगों तक पहुंच जाता है, फिर तो आपके बल्ले बल्ले, फिर तो हर जगह से आपके रास्ते खुलने लगते हैं। तो इट्स लाइक कि हाँ, सही बात है, ये यहाँ से बिल्कुल हो रहा है। मैंने देखा है कि जैसे इंडियन आइडल है, जी। बहुत सारे इंडियन आइडल के सो कॉल्ड विजेता जो थे, आज की तारीख में इनको कहीं एक्जिस्टेंस नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? अगर आप सही बोलो तो ये वाली लाइन मैं डेफिनेटली हर ग्रुप में सुन रही हूँ, बी इट आर्टिस्ट और नॉन आर्टिस्ट, इनके सबके दिमाग में है कि
जो स्पेशली विनर्स है वो कहाँ जा रहे हैं, उसका हुँ, सवाल एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। और जो नहीं जीत रहे हैं वो हर जगह दिख रहे हैं, ये बात मुझे भी पूरी क्योंकि तरह अगर वो नहीं जीत समझ रहे आई। हैं, तो इसका मतलब ऑडियंस को कुछ तो अच्छा लगा होगा उनमें, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? और उसके बाद जीतते हैं, उसके बाद गायब, दे आर नोवेयर। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत 1-2 लोग हुँ, ऐसे हुँ। हैं जो दिखते हैं और वो भी अब मूवीज़ में रोल कर रहे होते हैं। मतलब म्यूज़िक से राइट, जीते थे, राइट, राइट, बट राइट। अब रोल कर रहे हैं जी, म्यू जी। मूवीज़ में। ऐसे भी कुछ सिंगर्स हैं। तो ये क्यों हो रहा है इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा? एग्जैक्टली इसका आंसर मैं भी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरे दिमाग में क्या, सबके ही दिमाग में आया कि वाई इज इट सो, बिकॉज एक पर्टिकुलर विनर ही क्यों टारगेट हो रहा है, क्योंकि जो नहीं जीते वो तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस हो रहे हैं, बट स्पेशली द विनर वो कहाँ जा रहा है, वो बात समवेयर मुझे भी स्ट्राइक कई है कई बार कि वाई, विनर ही क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये सवाल मेरे दिमाग में भी था, जिसका आंसर मैं खुद मुझे नहीं मिला है अभी तक। जो रियलिटी शोज़ होते हैं, कई बार वो अपने कंटेस्टेंट्स का लाइव शोज़ कराते हैं, जब वो रियलिटी शो चल रहा होता है ऑलरेडी। हम्म, मतलब फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मुंबई में है, तो मुंबई में ही उन्होंने कहीं पे जहाँ पब्लिक ज़्यादा है, वहाँ पे स्टेज लगा के रियलिटी शो वाले जो जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, उनको वहाँ बुलाते हैं और करवाते हैं, सिंगिंग करवाते हैं। तो क्या ये सिर्फ़ एक हाइप मचाने का तरीका है या जेन्युइनली वो चाहते हैं कि वो सिंगर्स को लोग लाइव सुनें? अ, देखिए, अगर हम कहें तो ये जो साथ में एजेंसी है, जो मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, कहीं न कहीं फ़ायदा तो दोनों को ही हो रहा है ना। मॉनेटरी वाइज़ भी उनको फ़ायदा मिल रहा है और आर्टिस्ट को भी फ़ायदा मिल रहा है, उनको शोज़ मिल रहे हैं, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है। बट एट द सेम टाइम एजेंसी को और जो मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, उनको भी अमाउंट मिल रहा है और उनका भी हाइप मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्रांड बन गए हैं, क्योंकि अब उनका नाम हर जगह इंडिया में है, तो वो भी एक ब्रांड बन गए हैं, तो उस वजह से उनको भी विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आर्टिस्ट के लिए कर रहे हैं, फायदा उनका भी है, दोनों का फायदा हो रहा है इस चीज में। एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि जब हम भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में स्पेशली जब लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो जो सिंगर्स हैं वो डायरेक्टली बात करने से डरते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी एजेंसी का नंबर, आप एजेंसी से डायरेक्ट बात करो। जी। तो क्या बिना एजेंसी से बात करे अगर हम कोई भी सिंगर अगर कुछ करता है, हम्म। तो क्या उसको इंडस्ट्री से हटा दिया जाता है या क्या कर दिया जाता है कि सिंगर्स आज के तारीख में इतना डरते हैं? एजेंसी से डरते नहीं है, बेसिकली एजेंसी एग्रीमेंट्स साइन कराती है, ओके, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और उस टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी होते हैं कि आप डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, आपके बिहाफ पे हम बात करेंगे। सेकेंड थिंग, कमीशंस होते हैं कि आप, अगर आप ये कॉन्सर्ट करते हो या आप इधर जाते हो, तो इतना कमीशन उस एजेंसी को जाएगा। ओके। थर्ड थिंग ये कि आप पर्टिकुलर चीज़ों को नहीं गा सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके एग्रीमेंट में है कि भाई, जैसे अगर कोई XYZ लेबल है, तो आपको हमारे लेबल का ही गाना होगा, आप दूसरे लेबल का गा नहीं सकते, क्योंकि आप बन चुके कॉन्ट्रैक्ट में। बट कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि ओरिजिनैलिटी खत्म हो रही है सिंगर की? ये आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो ना भी बोल सकता है कि आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू। अब आर्टिस्ट चुन रहा है, बिकॉज वो जो एजेंसी है वो आपको ब्रांड बनने में मदद कर रही है, आपको कॉन्सर्ट्स दिला रही है, कॉन्सर्ट्स देने के साथ ही वो खुद का भी कमीशन रख रही है और आपको भी पैसा दिला रही है, आपको बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स पे ले जा रही है, तो आर्टिस्ट का तो फायदा हो रहा है। अब वो भी सोचेगा मुझे किससे फायदा हो रहा है। मैंने वही बोला कि इंडस्ट्री है तो फायदा सिर्फ एक ही का नहीं हो रहा, सबका हो रहा है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अब जब वो ब्रांड बन चुका है, वो देखेगा, अरे ये तो पर्टिकुलर लेवल की ही गाने गा रहा है, तो वो हाइलाइटेड हो रहे हैं। तो सबकी एजेंसी के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि ये होते हैं। बट हर एजेंसी के अपने होते हैं। जैसे मुझे भी अप्रोच किया गया था एक बार, जैसे उन्होंने बोला था कि आपके जो एजेंसी है, हम सब डील करेंगे, इतना कमीशन हमारा होगा, क्लासिकल का हम नहीं जानते, बाकी बॉलीवुड आप वो देख लो, बॉलीवुड या बाकी जो भी होगा वो हम डील करेंगे, हमारे हिसाब से आप चलना पड़ेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, सब कुछ विल बी डिसाइडेड बाय देम। एंड मैं वो बाउंडेशंस कहीं ना कहीं नहीं चाह रही थी, एंड आई सेड नो कि मैं फ्रीलांसिंग में ही खुश हूँ, आई विल प्रेफर दैट। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, चीज़ें थोड़ी समय लेगी, बट आई विल प्रेफर दैट। तो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, वो चाहे नो बोल सकता है, उसको कोई ज़बरदस्ती खींच के नहीं ला रहा है। इफ ही एग्रीज शी एग्रीज, बात खत्म। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बता सकते हो क्या परसेंटेज ऑफर किया जाता है? परसेंटेज ऑफर वैरी करता है काफ़ी ज़्यादा। कई ओके, लोग 50% भी रख लेते हैं, कई 70% रख लेते हैं, कई 20, कहीं 30। इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, वो आपको कितना हाइप दे रहे हैं या किस जगह पे आपको पहुँचाने की कोशिश में लगे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक आर्टिस्ट कुछ नहीं होता है, कुछ टाइम बाद वो
एकदम उठ जाता है। उठ जाता है। और हम और नॉर्मल ऑडियंस को नहीं पता होता कि उसके पीछे की चीज़ें क्या चल रही हैं बैकग्राउंड में, बिकॉज़ कोई बताएगा नहीं। बट जब आप अप्रोच करते हो बड़ी-बड़ी एजेंसी, तो वो सीधा बोल देते हैं कि मुझसे मत बात करिए, आप एजेंसी से बात करिए, बिकॉज़ एवरीथिंग दे आर बाउंडेड विद देम। तो वो खुद का कुछ नहीं कर सकते, हर चीज़ उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। कहाँ ओके। परफ़ॉर्म कर रहे हैं, किसके साथ कहाँ जा रहे हैं, कौन से लेबल के साथ काम कर रहे हैं, किस आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, हर चीज़ इज़ समर कनेक्टेड। वो खुद से डिसीज़न कई हद तक नहीं ले पाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो क्या उस चीज़ में जाना चाह रहे हैं कि नहीं। जितने भी सिंगर्स हैं, सब रियाज़ तो करती हैं, पर रियाज़ के साथ क्या आप मेडिटेशन भी करते हो? अ, अलग से मैं बोलूँगी कि नहीं करती, बिकॉज़ म्यूज़िक के थ्रू ही मेरा मेडिटेशन हो जाता है। बिकॉज़ आप जो स्वर लगा रहे हो, जो नोट्स लगा रहे हो और आपको जो इम्प्रोवाइज़ेशन करनी है, यू हैव टू गो टू दैट लेवल। आपको उस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा तो वो निकलेगा। पर्सनली बोलूँ, सबका अलग तरीका हो सकता है। मैं ओम से ही शुरुआत करती हूँ अ, अपने रियाज़ की भी। तो कुछ देर ओम करके ही ऑलरेडी मैं म्यूज़िक के थ्रू ही अपने आप को मेडिटेट कर रही हूँ। तो आई एम ऑलरेडी बीइंग देयर, क्योंकि आप उस जगह पे पहुँचे बिना, स्पेशली क्लासिकल तो और नहीं निकलेगा। तो यू हैव टू बी देयर, उस पॉइंट पे पहुँच के, उस लेवल पे ध्यान लगा के ही आप चीज़ें कर पाओगे। तो रियाज़ से आपका मेडिटेशन हो जी, जाता है। बिल्कुल, कह सकते हैं। अभी आप जिस लेवल पे हो, क्या ये लाइफ़ आपने अपने लिए मैनिफेस्ट करी थी? बिल्कुल, बिकॉज़ हमेशा से मेरे दिमाग में था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। जो मेरी लाइफ़ होगी वो म्यूज़िक के आस-पास ही रिवॉल्व करनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। आई हैव बीन एन एकेडमिक टॉपर। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार है, उसमें भी मैं बहुत कुछ कर सकती थी, बट आई चोज़ म्यूज़िक बिकॉज़ मुझे पता है कि मुझे जो पीस और हैप्पीनेस है, मुझे इस जगह से मिल रही है, कहीं और से नहीं मिल रही है। एंड मेरे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ भी करूँ, मुझे पीस और हैप्पीनेस की रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं वो काम नहीं कर सकती। एंड म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आपको अंदर से भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो म्यूज़िक निकलेगा भी नहीं। एंड मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था। काइन समवेयर आप मैनिफेस्टेशन कह लो या आपकी एक बहुत ज़्यादा इंटेंस इच्छा कह लो कि करना है तो यही करना है। आई वॉज़ वेरी वेरी यू नो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, डिटरमाइंड थी कि करना है तो यही करना है। टाइम लगेगा, लगने दो, सक्सेस देर से आएगी, आने दो, बट करना तो यही है। तो ये मैंने हमेशा बिलीव रखा, नॉट जस्ट भगवान पे भी, खुद पे भी बहुत बिलीव रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कि मैं कर सकती हूँ, मैं मेहनत करूँगी, ये होगा मुझसे, मुझे करते रहना है। ये चीज़ आपको खुद को बोलने की बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा से ही खुद को बोलती आ रही हूँ। शायद इसलिए अभी भी म्यूज़िक कर रही हूँ और हमेशा ही यही करना चाहूँगी। तो अभी आपने बोला सक्सेस, सक्सेस का क्या पैरामीटर है आपके लिए? बहुत बड़ी सिंगर, बहुत पैसा या जहाँ मैं हूँ, खुश हूँ, मैं म्यूज़िक को टाइम दे पा रही हूँ और म्यूज़िक मेरे साथ है। सबके लिए अलग-अलग सबके लिए पैरामीटर्स होते अलग-अलग, हैं। डेफ़िनेटली। मेरे हुँ, लिए आपने जैसा लास्ट आपने बोला कि जहाँ पे भी हूँ, म्यूज़िक साथ रहे। दैट शुड बी देयर, वो नहीं छूटे। मतलब मैं कनेक्टेड होनी चाहिए म्यूज़िक से, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं और बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है, तो ये छोड़ के वो करूँ, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइंड वगैरह गोल पूरी तरह उस पे फ़ोकस्ड है कि जो भी करना है वही इसी में रह के करना है। पैरामीटर सबके लिए बहुत अलग है, बट मेरे लिए ये है कि मैं जो कर रही हूँ, आज कर रही हूँ तो कल आज से बेहतर होना चाहिए, परसों कल से बेहतर होना चाहिए। खुद को कैसे इम्प्रूव करूँ, खुद को लेवल अप कैसे करूँ कि मैं जो कल थी वो आज नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा-सा और कुछ परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। तो वो मेरा क्राइटेरिया रहता है, म्यूज़िक हमेशा रहे। एंड ऑल्सो अ, एक इनर खुशी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर मैं खुश नहीं हूँ और प्रोफ़ेशनली बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ, आई डोंट वांट दैट लाइफ़। मैं खुद से भी खुश रहनी चाहिए, पीस होनी चाहिए। एट द सेम टाइम प्रोफ़ेशनली भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही हूँ। एकदम एकदम हाई-फ़ाई लेवल पे या बहुत ही पीक लेवल पे भी मुझे नहीं पहुँचना, बट आई वांट माय पर्सनल लाइफ़ टू बी बैलेंस्ड एज़ वेल। मुझे अपना पर्सनल लाइफ़ भी अच्छा चाहिए, और उसको सैबोटाज करके मैं स्विच करूँ, वो मुझे नहीं चाहिए। तो आई हैव बीन वेरी क्लियर कि ये इम्पोर्टेंट है तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। आई बोथ वांट कि वो दोनों बैलेंस्ड होके चले। एंड सब कुछ मेहनत के ऊपर है, हार्ड वर्क के ऊपर है, भगवान के ऊपर है। इट्स लाइक ब्लेंड ऑफ ऑल द थिंग्स। जितना लिखा है वो मिलेगा आपको, और आप जितना हार्ड वर्क करोगे वो मिलेगा। बट वो करना नहीं छोड़ना है, बस करते जाना है। इतनी जो आपने इम्पोर्टेंट बातें करी अभी, इन सब चीज़ों के लिए आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो? क्योंकि हर किसी के लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, भले वो प्रोफ़ेशनल हो, भले वो पर्सनल हो।
एंड आई एम प्रीटी श्योर कि एज़ अ सिंगर आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, जो हम पब्लिकली नहीं बात कर पाते हैं कई बार। हुँ, हुँ। तो उन सब से अपने आप को निकाल के आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो? अ, आपका उम, ड्राइविंग फ़ोर्स क्या है? ड्राइविंग फ़ोर्स मैं बोलूँगी मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ। बिकॉज़ मुझे पता है कि आप किसी गोल के लिए जाना चाह रहे हो, ऑब्स्टिकल्स आएँगे। कुछ भी कर लो, आप किसी भी फ़ील्ड में हो, मुश्किलें आएँगी, उसको तो आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। व्हाट इज़ माय टेक ऑन दैट कि मैं अगर किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ, आई टेक माय टाइम। मुझे जितना रोना मैं रो लूँगी, मुझे जितना डिसअपॉइंट होना है, 1 दिन, 2 दिन दैट्स इट खत्म। 3rd डे से आई विल बी बैक ऑन द ट्रैक। आई विल टेक माय टाइम टू काम माय सेल्फ डाउन। अपने आप को काम करने का पूरा वक़्त लूँगी। मुझ में नहीं हो पा रहा है वो काम छोड़ दूँगी। आई विल टेक माय टाइम। पहले खुद को ठीक करूँगी। आप खुद ठीक रहोगे तो काम भी अपने आप ठीक होगा। अपने आप को कंट्रोल करके उस पॉइंट पे वापस लाके मैं वापस शुरू हो जाती हूँ। दैट इज़ लाइक हाउ हाउ आई टेक दोज़ थिंग्स। आजकल के जो सिंगर्स होते हैं, फॉर श्योर उनकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस होते होंगे। तो ऐसे मेजर चैलेंजेस क्या हैं जो आज के सिंगर्स फेस करते हैं? सिंगर्स फेस करते हैं सबसे अगर मैं अच्छे सिंगर्स की बात करूं अ, तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले अप्लाई करूंगी द फैक्टर ऑफ फेम विच कम्स इन बिटवीन। ऐसे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं जो फेम की वजह से उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो स्टेज नहीं मिलता, वो लोग नहीं मिलते कनेक्ट होने के लिए जो वो डिजर्व करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज फेम और पॉपुलैरिटी। क्योंकि आज के टाइम पे पॉपुलैरिटी ही सब कुछ इतना बना दिया लोगों ने। अगर वो नहीं है तो आप चाहे कितना भी अच्छा गा लो, कितना भी अच्छा डांस कर लो, कुछ भी अच्छा कर लो, आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जब तक वो पॉपुलैरिटी आपके साथ नहीं जुड़ रही है। तो अब जो एक अच्छा आर्टिस्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ फंस जाता है कि अगर मैं पॉपुलैरिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करने लगेगा तो मैं रियाज़ कब करूँगा, मैं अपना गाने पे कब ज़्यादा फ़ोकस करूँगा। पहले क्या होता था आप बहुत अच्छा करो अपने आप फेम साथ में आ जाता था। पहले आप अच्छा करो या ना करो फेम मिल गया तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ अपने आप मिल जाएँगी। पहले उल्टा था, अभी उल्टा हो गया है। तो वहाँ पे जो एक अच्छा आर्टिस्ट है वो बहुत सफ़र करता है ऐसे चीज़ों में क्योंकि अगर उसके वीडियोज़ नहीं डले हैं या वो बहुत अच्छा गाते हुए भी उसकी फ़ैन फ़ॉलोइंग उतनी नहीं है तो कहीं न कहीं वो दबा रह जाता है। वो ब्लूम करने का उसको मिल ही नहीं पाता बट दैट डजंट मीन कि अपन रुक जाएँगे, मिल नहीं रहा। करते रहेंगे, एक दिन तो हार्ड वर्क का आपको मिलेगा ही आपको उसका रिटर्न में। बट ऐसे कई होते हैं जिनको नहीं मिल पाता, वो कहीं न कहीं दब जाते हैं। तो एक मैं कहूँगी कि अपॉर्च्युनिटी मिली है सोशल मीडिया के थ्रू तो एक अगर बोon है तो कहीं न कहीं वो एक श्राप जैसा भी हो जा रहा है बिकॉज़ बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं जो कहीं न कहीं उस खराब चीज़ों के पाइल में दब के रह जाते हैं और वो ब्लॉसम नहीं कर पाते। तो हुँ, मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है एक अच्छे सिंगर के लिए अगर मैं बोलूँ तो। बाकी दूसरा ये कि हर चीज़ बहुत शोबिज़ से कनेक्ट हो गई है। कितना शूशा हो रहा है, कितना आप अच्छे से अपने आप को ब्रांड की तरह डिस्प्ले कर रहे हो, चीज़ें उस पे ज़्यादा फ़ोकस होने लगी है। रादर देन द एक्चुअल एसेंस कि आप आर्टिस्ट हो, आपकी गायकी में कितना दम है, उससे ज़्यादा आपकी ब्रांड वैल्यू पे ज़्यादा फ़ोकस होने लगा कि है। आपके फॉलोवर्स कितने हैं? अ आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? जी, बिल्कुल, कितने व्यूज़ बिल्कुल। जा रहे हैं आपकी वीडियोज़ कितने के? व्यूज़ जा रहे हैं, किसने कमेंट किया, कौन से बड़े आर्टिस्ट ने कमेंट कर दिया उस पे, किसने लेबल ने आपको अप्रोच कर दिया, सब कुछ वहाँ एक हल्के लेवल पे फ़ोकस हो गया है रादर देन जो डेप्थ पे फ़ोकस होना चाहिए, वो एक जस्ट ऊपर-ऊपर शोर पे हो जा रहा है। कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जेनुइनली मैं भी देखती हूँ, जिनको कहाँ होना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं है। पीपल डोंट नो देम, दे आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। तो कहीं न कहीं वो दिल दुखता है बिकॉज़ बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे पता है उस व संगीत की वैल्यू कितनी है, बट वो वैल्यू ब्लॉसम नहीं हो रही है और लोगों तक पहुँच नहीं रही है, उनको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही। बिकॉज़ हर चीज़ बहुत शोबिज़ से कनेक्ट हो गई है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू पॉपुलैरिटी और फेम, मतलब सब ऊपर-ऊपर हो गया है। आप अंदर जाके देखो कि उस आर्टिस्ट में है कितना दम, वो तो देखो आप। कौन कितना अच्छा दिख रहा है, कौन कितने अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा है, कितने कितने ब्रांडेड चीज़ें पहनी है, एवरीथिंग इज़ लाइक सब ऊपर वाली चीज़ों पे रह गया और क्रीम जो है वो कहीं अंदर रह गया है। हुँ, तो ऐसे बहुत लोग को मैं जानती हूँ, आई जेनुइनली फ़ील कि ऐसा कुछ वक़्त बदले, कुछ मिरेकल हो जाए कि वापस फ़ोकस उस पे चला जाए जिस पे होना चाहिए। राइट। बीइंग अ सिंगर आपने बोला कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। बट एट द सेम टाइम आपको बहुत टाइम म्यूज़िक को भी देना पड़ता था। कई बार स्टेज परफ़ॉर्मेंस भी रहती थी आपकी। तो फिर आप पढ़ाई में अच्छे कैसे रहते थे? कैसे इसको मैनेज कर पाते थे पढ़ाई को? कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है बिकॉज मुझे नॉलेज गेन करने में बहुत खुशी होती है बी इट एनी एरिया। तो
पढ़ाई करने में भी बहुत मज़ा आता था। तो कह सकते हैं पहली चीज़ कि इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप ज़बरदस्ती कितना ही कर पाओगे। इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, प्लस पार्ट ऑफ द लाइफ़ ही बन गया था। जैसे अगर मैं शोज़ के लिए जा रही हूँ या कहीं बाहर जा रही हूँ, तो वो जो गैप हो गया, अब उसको वापस आने बाद कवर करती थी। तो वो बैलेंस करने की आदत कहीं न कहीं वो साथ ही चल रही थी। एज़ अ ओके। पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग कह सकते हैं हुँ, हुँ। कि वो हिस्सा बन गया था बड़े होने का, कि अगर इधर यही टाइम जा रहा है तो उसको मैनेज कैसे करना है। तो वो जो कैलकुलेशंस थी वो बहुत यंग टाइम से शुरू हो गई थी। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये बोलूँगी कि इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट मैटर करता है। मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैं कर पाई। ज़रूरी नहीं कि कोई जो नहीं है नहीं कर पा रहा तो वो खराब है। सबके डोमेन ऑफ इंटरेस्ट बहुत अलग होते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैं कर पाई। शायद मैं अपने आप को अपने लिए ये जवाब देना चाहूँगी। बट सिंगिंग की पढ़ाई से एमबीए की तरफ आप कैसे डाइवर्ट हो गए? एमबीए भी मैंने एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन था, जर्नलिज्म कॉलेज ही है वो भी, माखनलाल से। तो एमबीए का मुझे लगा कि मैं जिस ऑलरेडी फील्ड में हूँ, वो कहीं न कहीं एक्सटेंड हो रही है, उसका ब्रांच कहीं न कहीं एक्सटेंड हो रहा है। वो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट से ही रिलेटेड है एमबीए। उस पूरा कोर्स उसी के आस-पास था। एमए मैं कर ही रही थी, एमए के साथ-साथ मैंने एमबीए भी किया। तो वो मैंने वही बोला कि मुझे नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है। अगर मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ही अगर वो चीज़ ऐड हो रही है तो व्हाई नॉट? तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया कि एमए तो चल ही रहा है, नहीं मुझे एमबीए भी करना है और यहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला है। वो ऐड ऑन ही कर रहा है, मतलब मुझे लगता है नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। समवेयर इट स्टेज और वो कहीं न कहीं आपको हेल्प करती है। एक और ट्रांज़िशन मैंने आपका देखा कि म्यूज़िक के साथ-साथ आप एज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम करते हो। हुँ, हुँ। तो यहाँ एकदम से आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मैं सच बोलूँ तो इंटरेस्ट एज़ सच मैंने उसे कभी प्रोफ़ेशन के तौर पे देखा नहीं। अ, मुझे कई लोगों ने बोला कि वी लव द वे यू टॉक। आप जो बोलते हो, आप जिस प्रकार बोलते हो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यू शुड ट्राई फॉर दैट। और मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे अपने आप अप्रोच किया गया कि ये एड्स हैं या ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या जो एडवर्टाइज़मेंट्स होते हैं अलग-अलग लेबल्स के, आप इसके लिए आवाज़ दो। एंड एक बार शुरू हुआ, पसंद आया और वो मल्टीप्लाई होते चले गए। मतलब मेरा इरादा नहीं था, समवेयर पसंद आया और उन्होंने अप्रोच किया और मैं कब उसके उस रास्ते पे भी चली गई मुझे भी नहीं पता चला। तो इट वाज़ लाइक दैट। तो आपका डाइवर्जन किस साइड ज़्यादा है? आपका म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा ऑफ डाइवर्जन कोर्स। है या हाँ, म्यूज़िक। वॉइस ओवर? वो तो एक एक ऐसा है कि मतलब अपॉर्च्युनिटी मिली और अच्छा लगा उनको तो उसमें चले गए, ऐसा ऐसा रहा। बट म्यूज़िक तो हमेशा से ही, वो तो क्लियर ही है कि हाँ, जो भी है ये हमेशा ही मेन रहेगा। बाकी हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है और आप कर रहे हो तो व्हाई टू से नो? अगर आपके पास टाइम है उस वक़्त और आप कर पा रहे हो तो बिल्कुल, ज़रूर करना चाहिए। जो आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने पढ़ाई खुद करी होती है या किसी छोटे टीचर के पास पढ़ाई करी होती है, बट बड़े इंस्टीट्यूशंस उनको पैसा देके अपना नाम लगा देते हैं कि ये हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा म्यूज़िक लाइन में भी होता है? जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसके भी अलग-अलग कह सकते हैं चैनल्स हैं जिसके थ्रू ये होता है। पहला तो ये कि कोई इंस्टीट्यूट है या कोई म्यूज़िक एजेंसी है, एजेंसी भी नहीं बोलूँगी, इंस्टीट्यूट बोलूँगी, जहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, उसको ल्यूर करते हैं और उसको बुलाते हैं कि हम आपको ये चीज़ें करेंगे, आपको इस रियलिटी शो में भेजेंगे, आपको ये इवेंट्स में देंगे। ये अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे, तो सामने वाला लालच में आ जाता है। ऑलरेडी जो बहुत अच्छा कर रहा है, अब टैग वहाँ पे इंस्टीट्यूट का लग रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट का भी नाम हो रहा है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी हुँ। बहुत अच्छा कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम बच्चे को ऑलरेडी अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिल ही रही हैं, वो तो ग्रो कर ही रहा है इन सब चीज़ों से। ऑल्सो फिर या तो गुरु हुए, कई बड़े गुरु हैं, मेबी ये बहुत कंट्रोवर्शियल है अगेन, क्योंकि बहुत अच्छे नामी आर्टिस्ट हैं, जो ऑलरेडी अच्छे करने वाले बच्चों को बोलते हैं कि आप हमसे सीखो। भले ही वो सीख रहे हो या ना रहे हो, उनका टैग लाइन लग जाता है एंड वो उनके साथ बड़े-बड़े शोज़ पे जा रहे होते हैं, कॉन्सर्ट्स बड़े-बड़े अटेंड कर रहे होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छे लेवल पे जाने लगते हैं। उनके साथ सिर्फ़ एसोसिएट होके और उनका सिर्फ़ नाम लगा के। तो अब यहाँ क्या हो रहा है अगेन, जिनसे उनने पूरी शिक्षा ली, उनने जिससे पूरे एजुकेशन लिया म्यूज़िक का, जिससे वो बने हैं जो आज हैं, उनका कोई ज़िक्र नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन वो लोग हाइलाइट हो रहे हैं, जिनसे उनने बहुत एंड में चीज़ें सीखी हों। बट जिनसे आपने पूरा आप सिंगर बनने के बाद बेस जहाँ से आपका बना जहाँ से था, सब कुछ है, वहाँ से उ नामो-निशान हट उनको गया। उनको कुछ हाइप मिल ही नहीं पाता, नाम ही हाइप नहीं आ मिली, पाता नाम आगे। ही नहीं आ पाता। तो क्या ऐसे बड़े-बड़े सिंगर्स भी करते हैं? बड़े-बड़े सिंगर्स छोटे सिंगर्स को उठा के फिर वहाँ पे अपना नाम दे देते हैं कि हमारे साथ सीखा है इसलिए इतना अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बहुत आजकल लोग हैं। बहुत सारे सिंगर्स ने अपनी
खुद की अकेडमी खोल लिए, जहाँ पे वो गाने सिखाते हैं। और मुंबई में खासकर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी-बड़ी अकेडमीज़ हैं, बहुत बड़े-बड़े सिंगर्स की अकेडमीज़ हैं, हुँ। जहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता है। तो लोगों को लगता है कि अगर हमारा बच्चा उस अकेडमी में जाएगा, तो फॉर श्योर एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बन हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। ऐसे ही है। जी, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होता है और बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हो रहा है इन दिनों तो स्पेसिफ़िकली बहुत हो रहा है। इसलिए भी मैं जानती हूँ ऑन अ ग्राउंड लेवल क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं फिर से अगेन नाम नहीं लूँगी, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे। उनको इंस्टीट्यूट ने हायर किया, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट उनका इंस्टीट्यूट चलता है। अगेन उनका लिंक हुआ एंड दे आर परफॉर्मिंग ऑन अ वेरी बिग प्लेटफ़ॉर्म्स। तो वहाँ क्या बात हुई कि मैं उनको पर्सनली जानती इसलिए मैं जानती हूँ वो ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे। और वहाँ जाने के बाद उनका बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखा मुझे उनके टैलेंट में या उनके परफॉर्मेंसेस में। दैट वाज़ लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मुझे नहीं पता बट मुझे पर्सनली नहीं दिखा। अब यहाँ बात वही घूम फिर के जो मैंने आपको बताई कि वही आ रही है कि आपने इंस्टीट्यूट का बताया, ऑलरेडी उनने अच्छा कर लिया, टैग लगा, चीज़ें और ब मल्टीप्लाई होती चली गई। बट नॉर्मल ऑडियंस को तो यही है ना कि ये ने वहाँ से सीखा है। बात वहीं खत्म हो गई। नो वन क्वेश्चन कि आपने शुरू में किससे सीखा, आपने मेन सारी चीज़ें किससे सीखी? नो वन विल बी बॉदर्ड टू आस्क दैट। तो वही वाली बात आ जाती है कि बैकग्राउंड में चीज़ें बहुत अलग हैं और जो परोसी जा रही है, जो डिस्प्ले हो रही है, वो बहुत अलग है। 2 बहुत डिफरेंट साइड्स हैं, जो नॉर्मल ऑडियंस तक पहुँच ही नहीं पाती एक्चुअल चीज़ें। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स, उनको एकदम से हाइप मिला और वो सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाए। या इसको और रिफ्रेज़ करूँ, तो ऐसे कुछ लोग जिनकी आवाज़ अच्छी थी, एकदम से उठे और रातों-रात एकदम से गायब हो गए। जैसे कि कोलकाता की एक लेडी थी, मिस्टर हिमेश जी ने उनको मौका भी दिया, रातों-रात वो एकदम से फ़ेमस हो गईं, कुछ बदतमीज़ी करी क्योंकि इनको तुरंत ईगो आ गया और फिर रातों-रात गायब हो गईं। अब शायद फिर से अभी भी स्ट्रीट्स पे ही हैं वो और वहीं से आई थी वो, उठ के आई थी। तो क्या ऐसा भी होता है रियल लाइफ़ में? एक तो एक एग्ज़ाम्पल ही हमने देखा है, क्या ऐसा सच में और भी होता है? होता है, बट मैं अगेन वही कहूँगी कि होता है। बट आपको अगेन जो परोसा जा रहा है, क्या वो सच है? उस बातों में सच है? वो कहीं न कहीं पूरी सच ऑडियंस तक नहीं आ पाती। अगर आप आप इस मुद्दे को भी बात करें तो इसके भी 2 अलग-अलग एस्पेक्ट्स निकल रहे हैं। एक जो बोलता है कि हाँ, ऐसा हुआ है। दूसरा ये बोल रहा है कि उसको पपेट की तरह यूज़ किया गया जस्ट फॉर द नेम एंड पॉपुलैरिटी कि उससे जो जुड़ रहे हैं उस तब तक के लिए वो फेम हासिल करने के लिए उसको एक पपेट बना दिया। जबकि उससे करवाया गया ये सब फालतू के काम ताकि वो और ज़्यादा हाइलाइट हुए। तो इसके भी 2 एरियाज़ निकल के आ रहे हैं। अब हम किस पे ट्रस्ट करें? बात वहीं आ जाती है कि क्या आपके पास कोई सोर्स है जिस पे आप बिलीव कर सको कि ये सच है कि वो सच है? क्योंकि हम ऑडियंस को क्या है कि आदत होती है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ बार-बार दिखाई जा रही है, हाँ, यही सच होगा। जो कम दिखाई जा रही नहीं, वो सच नहीं होगा। जबकि हो सकता है वो मैनिपुलेटेड हो पूरा। मैनिपुलेटेड हो, चीज़ें कुछ अलग हो सकती है, उनके साइड से अगर हम जाके देखें शायद कुछ मुद्दा कुछ और हो क्योंकि हम तो बेसिक लेवल पे तो चीज़ ही नहीं जानते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं? ये एक हिस्सा हुआ जो आपने केस बताया। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं जो वापस ज़ीरो पे आ गए जस्ट बिकॉज़ ऑफ द एटीट्यूड और जो फेम वो हैंडल नहीं कर पाए। बट फिर अगेन उसके पीछे की क्या रीज़न है कि वो एटीट्यूड की वज़ह से हुआ है या कुछ और रीज़न है, वो भी हमको नहीं पता। फिर बात वही घूम के आ जाती है कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको डिस्प्ले की जा रही है, उसको झूठ को सच बनाया जा रहा है या सच को झूठ बनाया जा रहा है, बात उस पे भी आके रुक जाती है। तो वी नेवर नो कि एक्चुअल रीज़न क्या होता है। हुँ, बात वहीं फिनिश हो जाती फिनिश हो है। जाती है, राइट। आजकल के सिंगर्स में डिप्रेशन वर्ड बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करता है, जबकि पहले नहीं हुआ करता था। जो मेरी समझ है कि म्यूज़िक ऑलरेडी बहुत प्योर है, उसके बाद भी आजकल के सिंगर्स को डिप्रेशन क्यों होता है? म्यूज़िशियन भी एक इंसान ही है। एक उसके पास भी वही इमोशंस है, वही सेटबैक्स वो फेस करेगा अलग-अलग टाइप की। डोमेन अलग होते हैं, फ़ील्ड अलग होता है, बट जो इमोशनली जो इंसान मेंटली और इमोशनली फेस कर रहा है वो हर फ़ील्ड में अप्लाई होता है। पहले की बात आप बोले तो क्यों नहीं होता था, मैं ये बोलूँगी कि तब तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये डिप्रेशन है क्या? लोग तो अवेयर ही नहीं थे कि मुझे जो हो रहा है वो डिप्रेशन हो रहा है। आज के टाइम पे चीज़ें खुल के आ रही है, हर चीज़ के नाम हो गए हैं। हर चीज़ बहुत स्पेसिफिकली उनको टैग दे दिया गया कि ये हाइपरटेंशन हो गया, ये डिप्रेशन हो गया, ये एंग्ज़ायटी हो गई। पहले वो सेगमेंट्स ही नहीं दिए गए थे। तो इंसान जब फेस कर रहा था तो उसको पहली बात तो पता ही नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो आजकल के सिंगर्स में क्या फेस करने की उतनी दम नहीं बची? दम का नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि दे हैव बिकम मोर सोशल अबाउट इट। बोलने लगे हैं कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है या मुझे क्या अंदर लग रहा है।
पहले नहीं बोलते थे, लग रहा है चुपचाप बैठे हो आप अपने कमरे के अंदर। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट वोकली, पूरी बाहर चीज़ें डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम पे अगर हमें छींक भी आ गई है तो भी बता रहे कि भई मेरी तबीयत खराब हो गई है, प्लीज़। आप हर चीज़ के लिए वोकल हो रहे हो और सब पूरी ऑडियंस को बता रहे हो। डिप्रेशन हो रहा है, पूरी ऑडियंस को बता रही हो, जितने लोग कनेक्टेड है, पब्लिकली आप बिल्कुल बता रहे हो कि हाँ, मुझे ये सब हो रहा है। पहले इट वाज़ लाइक वेरी मच जो कंस्ट्रिक्टेड रहता था, लोग बोलते नहीं थे। तो मुझे लगता है कि मैं टेक्निकली उसमें नहीं जाऊँगी कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि लोग वोकल ज़्यादा हुए हैं इस बात को लेके। ओपनली बोलने लगे कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या नहीं हो रहा। तो आपके हिसाब से उन सिंगर्स को क्या करना चाहिए जिससे वो डिप्रेशन में ना जाएँ? डिप्रेशन अगेन डिपेंड करता है कि वो कौन से रीज़न की वज़ह से उसे हो रहा है। हर डिप्रेशन के भी इतने सारे दायरे हैं कि उसे डिप्रेशन आ क्यों रहा है? क्या वो पर्सनल वजह से हो रहा है? क्या प्रोफेशनली हो रहा है? क्या उसके हार्मोनल चेंजेस है? उसके बॉडी उसको सब ऐसे ही हेल्थ की वजह से हो रहा है? तो उसके भी इतने सारे दायरे हैं कि उस पे वो डिपेंड करेगा कि क्यों हो रहा है बट उसे। अगर मैं ये कहूँ कि आज उसको पहले सोशल मीडिया के कारण अब उसको उतना फ़ेम नहीं मिल रहा है और सोशल मीडिया के कारण अगर उसको डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ये देखा जाता है कि जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले भी आपने बात करा कि आपके साथ के जो कुछ सिंगर्स थे, वो बहुत ऊपर चले गए। तो अगर ऐसी स्टेजेज़ में अगर लोग हैं, तो वो कैसे डील करेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन तो सोशल मीडिया के कारण ही होता है आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि लोग भी बिना सोचे-समझे उन्हें जो लग रहा है आज़ादी दी है बोलने की, तो वो हर कुछ बोल रहे हैं। भले ही वो मीन करे या ना करे, भले ही वो अप्लाई होता है नहीं करे, कुछ भी बोल रहे हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं अब ऐसे फ़ील्ड में हूँ जहाँ पे मुझे लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा। मैं पब्लिक फ़िगर हूँ, उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो पब्लिक फ़िगर है। चीज़ें बोलते रहेंगे, चीज़ें खराब होंगी, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ दैट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर जर्नी ऑफ योर फ़ील्ड जिसमें आप हो। आपका एक 9 टू 5 वाला एक ऑफ़िस नहीं है जहाँ पे आप एक जगह बैठ रहे हो और सीधा घर जा रहे हो और घर से सीधा। आप सोशली बहुत एंगेज्ड हो रहे हो, आपका फ़ील्ड ही ऐसा है। आपको समझना पड़ेगा कि वो चीज़ होनी है और सेल्फ मो कोई किसी के मोटिवेट होने का इंतज़ार क्यों कर रहा है? आपको खुद मोटिवेट करना पड़ेगा खुद को। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो मतलब करना है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आप अपना टाइम लो, दुखी हो रहे हो, दुखी हो। बट आपको समझना पड़ेगा कि आपसे ज़्यादा कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। बिकॉज़ राइट। आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो आपके ऑब्स्टेकल्स आपके वो बातें, खराब चीज़ें सब आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि रुक गए उसको देखकर, हुँ, चलते रहना राइट। पड़ेगा। सो वन लास्ट क्वेश्चन, आजकल के सिंगर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया पे आने पे। इनफैक्ट कई लोग तो ये सोचते हैं कि नहीं पहले हम ये सीख लें, ये इंस्ट्रूमेंट सीख लें, इस लेवल पे गाना सीख लें, तब जाके हम सोशल मीडिया पे आएँगे। उनको क्या करना चाहिए? उनको कैमरे पे आने से डर लगता है, उनको उस कैमरे की बटन को दबाने से डर लगता है। तो ऐसे में आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी और आप क्या बोलना चाहते हैं ऐसे लोगों को? सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगी कि अ, बिफोर यू कम बिफोर द ऑडियंस मैं ये बोलूँगी कि आप इतने कंसिडरेबल टैलेंट और स्किल ले लो, कर पाओ कि आपको खुद को शर्म नहीं आए कि मैंने क्या डिस्प्ले किया है। आप इतना अच्छा करने लगो, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत प्रो लेवल पे जाके करो। डिसेंट लेवल ऑफ टैलेंट और स्किल एक्वायर करके आप तब स्टेज पे आएँगे तो आपकी भी वैल्यू रहेगी, आपके टैलेंट की भी इज़्ज़त रहेगी, सीरियसली आप लिए जाओगे और जो बहुत ही बकवास कमेंट्स जो आते हैं क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही हर कुछ डाल देते हैं और उसके बाद फिर वो कमेंट्स आते हैं, तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं रिड्यूस हो जाती है। दूसरी बात ये कि मैं खुद बहुत ज़्यादा शाय इंट्रोवर्ट थी इन माय चाइल्डहुड मतलब अगर मैं आप बैठे हो तो मैं आपसे आई कॉन्टैक्ट करके बात भी नहीं कर पाती थी, मैं इतनी ज़्यादा शाय थी। बट मेरे फील्ड ने मुझे टर्न किया कि मैं थोड़ी-सी कॉन्फिडेंट बनूँ, थोड़ी-सी मैं बात कर पाऊँ फेस टू फेस। तो ऐसा नहीं है कि वो रातों-रात हो गया। इट कम्स विद टाइम। टाइम के साथ मैं उस फील्ड ने मुझे पुश किया कि मैं 100 लोग के सामने खड़ी हूँ, हज़ारों के सामने खड़ी हूँ और तो भी मैं अपना डिस्प्ले कर पा रही हूँ, अपना आर्ट और बोल पा रही हूँ, डील कर पा रही हूँ। तो इट कम्स विद टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ इस चीज़ की। क्योंकि अभी भी ऐसा कई बार होता है कि थोड़ी-सी झिझक होती है क्योंकि पर्सनैलिटी से पूरी तरह कोई चीज़ निकल नहीं सकती, रहती है वो थोड़ी बहुत। तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी जा रहे हो तो इट कम्स विद टाइम आप किसी की हेल्प ले लो जैसे मैंने अपने भैया की हेल्प ली थी। कैमरा जब था सामने थी मैं स्वेटिंग होने लगी थी, मेरे को डर लग रहा था यार मैं कैमरे के साथ नहीं आ लोगों रही। को अपीयरेंस से भी डर रहता है, अपीयरेंस से भी डर रहता है कि यार नहीं यार ये ऐसी नहीं आ रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो कैसे ही दिख रही हूँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ही हेल्प्ड मी थ्रू। तो आप जो जिस पे भी आप रिलाई करते हो या जिससे भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उनसे थोड़ी हेल्प लेके
और धीरे-धीरे फिर तो आप खुद ही करने लग जाते हो। बट वो सपोर्ट सिस्टम के लिए अगर आपसे नहीं बन रहा है तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प लेने में रुकना नहीं कोई चाहिए। बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं है, आप हेल्प लो, आप बताओ कि मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, किसी से जिससे आप शेयर कर सको, वो आपको हेल्प करेगा। जब आप करने लगते हो तो फिर आप खुद ही करने लग जाते हो अपने आप। अब आपको सामने अब तो इतना सिंपल हो गया, फ़ोन सामने रखा, गिटार लिया, आपने शुरू कर दिया। तो इट तो कम्स विद टाइम। तो इसके लिए कोई प्रोफ़ेशनल माइक की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। जैसे मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत सारे रॉ कवर्स भी डाले हैं, बहुत सारे स्टूडियो के भी डाले, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स के भी डाले हैं। तो जिसको जैसा ठीक लगे, कई लोग कैरिओके के भी प्रेफ़र करते हैं, कई लोग रिकॉर्डेड ही प्रेफ़र करते हैं, कोई लोग सिर्फ़ लाइव प्रेफ़र करते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट कि वो क्या चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है। अगर आपके कंटेंट पे क्रिटिसिज़म्स आते हैं, हुँ। लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं आपके कंटेंट को, तो आप उस क्रिटिसिज़्म को कैसे हैंडल करते हो? मैं बहुत ही अ, एनालिटिकल हूँ इस मामले में। क्रिटिसिज़्म आ रहा है तो मैं मेक श्योर करूँगी कि वो उस पे ध्यान दूँ। अगर वो सही चीज़ है तो आई विल वर्क ऑन दैट, और अगर बिल्कुल ही फालतू सी चीज़ है तो एक कान से सुन के निकाल दिया, इग्नोर कर दिया। बट आई विल पे हीड टू दैट। मैं देखूँगी कि क्या वो क्रिटिसिज़्म में दम है, क्या वो बात सही है, क्या मुझे उस पे काम करना है? इफ येस देन आई विल डेफिनिटली वर्क ऑन दैट। और मैं तो खुश होती हूँ कि जब कोई क्रिटिसिज़्म देता है, बिकॉज़ वो एक ज़रिया है इम्प्रूव करने का। फीडबैक मिल जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमें कोई बता ही नहीं रहा तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? राइट। बट ये भी समझना ज़रूरी है कि वो फालतू की चीज़ का क्रिटिसिज़्म हो रहा है कि एक्चुअली कुछ बात है उसमें। तो उसमें भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, नहीं कि जो भी लिया सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, हुँ, ये सब हुँ। कुछ इग्नोर कर लिया। तो वो भी आप ही को समझना पड़ेगा। राइट। वॉव! इतनी सारी चीज़ें, इतना डीप डिस्कशन, मुझे ही नहीं मालूम था कि इतनी हार्डशिप्स भी होती हैं एक सिंगर की लाइफ में। इतने चैलेंजेस भी होते हैं, क्योंकि हमें सब ऊपर-ऊपर, बाहर-बाहर से दिखता है कि एक सिंगर आया और एक बड़ा सिंगर बन गया, और उसकी हार्डशिप्स क्या होती हैं, वो हम में से शायद किसी को भी नहीं मालूम होती। जो आज आपने इतनी इनसाइट्स दी, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी इतना ईज़िली बोलता है, बताता है। थैंक यू सो मच वानी फॉर कमिंग ऑन द शो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल थिंग्स, फीडबैक्स, राइट? होप यू हैव लाइक्ड दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड द एंटायर टीम जो कैमरे के पीछे है। बहुत मज़ा आया एंड इट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि हम बहुत सारी चीज़ों पे बात भी किए। एंड थैंक्स टू यू एंड द एंटायर टीम फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।